गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास को लेकर। कल जैसा कुछ बच्चों ने कंप्लेन किया था कि शायद को क्लास चलते चलते रुक गया था, जबकि मुझे इसका कोई आइडिया रहा नहीं। तो फिर से मैंने वहां अनुरोध किया था कि दोबारा वीडियो डाल दिया जाए। तो जो 1 घंटे 45 मिनट के आसपास की क्लास थी, जो फुल फ्लेज जैसे लगभग इतने ही समय तक हम लोग ले रहे हैं क्लास को, तो आशा करता हूँ कि वह आपको वीडियो मिल गया होगा, यानी आपने वह क्लास देख ली होगी। मैंने पूरा का पूरा मैटर भी सेंड कर दिया था और आज फिर मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा जहाँ से कल क्लास समाप्त हुई थी। आज मैंने निर्णय लिया था कि थोड़ा सा कुछ कहानी है इसके बीच में, जो भी आपको अभी पढ़ाना है, जो चैप्टर चल रहा है उसमें, तो उसको मैंने थोड़ा पीडीएफ बनाया हुआ था। सुबह से मैं इसी में लगा हुआ था कि आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार करो चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो रियल टाइम तैयार करना होता है, यानी ना तो पहले हो सकता है ना बाद में हो सकता है। तो एक तरह से डबल मेहनत वाली बात हो जाती है, लेकिन प्रयास ये करते हैं ऐसे पीडीएफ के माध्यम से कि क्लास को थोड़ा सा फास्ट किया जा सके, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम मान के चलते हैं 20 के आसपास आपका क्लास पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन बीच में 3 दिन और भी आपकी क्लासेस बाधित हो सकती है, या पहले ही क्लास ली जा सकती है। पहले का मतलब है कि या तो फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जा सकती है। तो हुआ क्या है कि अभी पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, और पीटी के एग्ज़ाम के लिए 3 दिन का एक विशेष सेशन लगाया गया है, जिसमें कि फुल डे यानी सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक क्लास चलनी है। एटलीस्ट 2 बजे तक क्लास चलनी है। तो जिस दिन ऐसी क्लास मैराथन वाली होगी, उस दिन शायद आपका क्लास लेना मुश्किल होगा, या जैसी सूचना होगी वह दे दिया जाएगा। तो उसके बदले ज़रूरत होगी तो संडे वगैरह की क्लास को इन्वॉल्व करेंगे, और फिर 21 से थोड़ा क्लास को क्लोज भी करेंगे। तो सभी बच्चे जुड़ चुके होंगे, मैं अपेक्षा रखता हूँ, और मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ एक बार चैट देखने के बाद। चलिए सभी बच्चे को वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या है? सांप्रदायवाद, चलिए ठीक है। मताधिकार 1920 का मताधिकार, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। एक है आपका गुड इवनिंग, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ गया। मताधिकार 20 का मताधिकार बता दें आप, ठीक है, बताता हूँ। दोनों बातें देखिए, एक क्वेश्चन तो यह आया था कल भी, मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूँगा। एक प्रश्न आया था कि संप्रदाय क्या होता है, कि जब हम किसी धर्म की बात करते हैं तो धर्म और संप्रदाय बेसिकली एक ही चीज़ होता है। धर्म का मतलब होता है कि एक होल में हम लेते हैं, और संप्रदाय उसका एक पार्ट हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि हिंदू संप्रदाय, तो हिंदुओं का एक वर्ग जो किसी खास सेक्ट को फॉलो करता है, उसको हम संप्रदाय कहते हैं। तो संप्रदाय का मतलब होता है कि हम किसी खास धर्म के एक किसी भाग को फॉलो कर रहे हैं, और एक ही धर्म में कई संप्रदाय हो सकता है। जैसे हिंदू धर्म में ही देखेंगे तो वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है। फिर उसी तरह से इस्लाम में देखेंगे तो सिया संप्रदाय है, सुन्नी संप्रदाय है। तो संप्रदाय एक छोटे से भाग को बिलोंग करता है, छोटा मतलब एक खास पार्ट को बिलोंग करता है, और धर्म क्या होता है, होल को दिखाता है। यानी पूरे धर्म को, धर्म शब्द हम कहते हैं तो यानी उस धर्म से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सब उसमें आ जाती है। संप्रदाय उसका एक भाग हो जाता है। एक ही धर्म में कई संप्रदाय हो सकते हैं, संप्रदाय को जनरली सेक्ट वगैरह हम लोग कह देते हैं इंग्लिश में। अब संप्रदाय तो हमने देखा कि धर्म का एक भाग है। अब संप्रदायवाद का मतलब क्या होता है, कि संप्रदायवाद का मतलब होता है कि जब हम यह कहना शुरू कर देते हैं कि ये मेरा संप्रदाय है, ये आपका संप्रदाय है, यानी दो संप्रदायों के बीच में हम भेद उत्पन्न करने लग जाते हैं। दो संप्रदायों को या दो धार्मिक पहचान को जब हम अलग मानने लग जाते हैं, तो हम फिर एक तरह से डिफाइन ये कर रहे होते हैं कि पर्टिकुलर एक संप्रदाय अलग है और दूसरा संप्रदाय अलग है। तो संप्रदायवाद का मतलब होगा कि हम संप्रदाय की बातों को मानने लगते हैं। जनरली धर्म में होना क्या चाहिए, तो धर्म में होना चाहिए कि सभी धर्म को हम समान रूप से माने, जितने भी धर्म हैं सबके मूल मर्म को हम समान रूप से माने, कि सबका अंतिम उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना या ईश्वर की प्राप्ति करना। जब हम ऐसी अवधारणा में विश्वास करने लग जाते हैं कि संप्रदाय अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं या संप्रदाय होते हैं, तो एक्चुअल में हम संप्रदायवाद की बात कर रहे होते हैं। और जब यही संप्रदायवाद अधिक गहरा हो जाता है, जब यह हम मानने लग जाते हैं कि एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से अलग है, यानी एक संप्रदाय का हित दूसरे संप्रदाय के हित से अलग है, कभी कभी हम यह भी इसमें मानने लग जाते हैं कि यह विरोधी भी है,
यह मानते हैं कि हमारे संप्रदाय का हित दूसरे संप्रदाय के हित का विरोधी है, या दूसरे संप्रदाय का हित हमारे संप्रदाय के हित से विरोधी है, तो उसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं, कम्युनलिज्म कहते हैं। यह एक बहुत ही मतलब कहा जाए कि बेतुका अवधारणा है। और वर्तमान में जब हम उसी को जब जो व्यक्ति ऐसा करता है, संप्रदायवाद की जो बात करता है, उसे हम सांप्रदायिक कहते हैं। तो संप्रदायवाद, संप्रदाय क्या हुआ? संप्रदायवाद को मानने वाले को सांप्रदायिक कहते हैं। सांप्रदायिकतावाद अगर हम बात कर रहे हैं या सांप्रदायिक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम किसी दो संप्रदायों के बीच में विभेद ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको विपरीत भी मानते हैं, दोनों अलग अलग है। और सांप्रदायिकता के आगोश में अगर हम आ जाते हैं तो यह भी मानने लग जाते हैं दूसरा संप्रदाय हमारे संप्रदाय से अलग रखता है या हमारा विरोधी है। और सांप्रदायिकता जब ये कम्युनल जो होता है अप्रोच, अगर मास में फैल जाए यानी जन सामान्य में फैल जाए, तो उसको हम कहेंगे सांप्रदायिकता का विस्तार होना। सांप्रदायिक कोई अलग व्यक्ति भी हो सकता है, सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है, और सांप्रदायिक एक समूह भी हो सकता है। इसके ऊपर जरूरत हुई तो मैं अलग से चैप्टर भी एक बिपिन चंद्रा की किताब में दिया हुआ है, तो उस पर 3 टर्म बताए गए कि कोई व्यक्ति संप्रदाय और सांप्रदायिक कैसे होता है, उसके लिए 3 टर्म बताए गए। तो उसको मैं अलग क्लास में कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर समय नहीं होगा। आशा करता हूँ कि संक्षेप में आपने समझा होगा। दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा कि 1920 का मताधिकार क्या है, तो 1920 में जो इलेक्शन के लिए बनाया गया था 1919 के एक्ट के द्वारा, 1920 में जो प्रक्रिया बनाएगी कि कौन मतदान करेगा। जैसे अभी आप मतदान करते हैं, आपको कल मैंने पूछा था कि आप लोग मतदान करते हैं या नहीं, तो मान लो 18 वर्ष से अगर ऊपर की आयु है, तो भारत में कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चा, मतलब जो भी हो, जो भी भारत का नागरिक है, अगर वह 18 वर्ष से अधिक उम्र को धारण करता है तो वो ऑटोमेटिक मतदाता बन जाता है। बस खाली उसको मतदाता सूची में नाम जाकर के दर्ज कराना होता है। लेकिन ब्रिटिश काल में जब 1920 की हम बात कर रहे होते हैं, तो उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था कि जो भी व्यक्ति वयस्क बना उसको मताधिकार प्राप्त हो जाएगा, इसकी सुविधा नहीं थी। वहां पर एक निश्चित नियम बनाया गया था कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर संपत्ति है तभी आप अधिकारी रहेंगे वोट डालने के। इस वजह से हम देखते हैं कि केवल अगर निम्न सदन की बात की जाए, जहां के 145 मेंबर चुने जाने थे, तो वहां पर देखा जाए तो लगभग 7 लाख के आसपास पूरे भारत में, जबकि 30 करोड़ या 35 करोड़ जनसंख्या थे, तो उसमें केवल 7 लाख लोगों को मतदाता बनाया गया था, क्योंकि मतदान का जो अधिकार था वह पैसे के आधार पर था, धन के आधार पर था। और दूसरा है कि अगर उच्च सदन की बात की जाए, जिसको हम राज्यसभा वर्तमान में कहते हैं, तो वहां पर केवल 17,000 के आसपास ही लोगों को वोटिंग राइट्स मिली हुई थी, क्योंकि वह तो और भी विशेष धन के या प्रभाव के विशेष को धारण करता था। यानी सभी लोगों को, जैसे अभी वर्तमान में हम देखते हैं सभी लोगों को मतदान का अधिकार मिला हुआ है, वैसा उस समय नहीं मिला हुआ था। अभी जो मतदान का अधिकार है उसको हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। लेकिन पहले क्या था, धन के आधार पर, पैसे के आधार पर मताधिकार दिया जाता था। यही बातें कल परसों की क्लास में, मुझे लगता है कल या परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो स्वराज के लिए संघर्ष वाला पार्ट चल रहा था, आज थोड़ा सा लेंगे, पीडीएफ से पढ़ाई करेंगे। पीडीएफ को मैंने बनाया हुआ है, और पीडीएफ को बनाने का मतलब है कि जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने ढाला हुआ है, कहीं पीडीएफ बना नहीं होता है। अभी क्लास शुरू होने से पहले मुझे उसे टाइप करके फिर उसको एक शेप में डाल करके आपके सामने लाना होता है, और जैसे ये शेप तैयार होता है वैसे मैंने टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने इसको देखा भी होगा, इसलिए मैंने दे दिया था कि एक झलक आप उसको देख लें, यानी एक नज़र पढ़ लें। जब आपके सामने वो सामने रहेगा तो फिर मैं जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँगा तो आपको फिर लिखने में या समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैं पढ़ता जाऊँगा लाइन बाय लाइन और उसकी व्याख्या भी करता जाऊँगा। तो ठीक है, तो आज हो सकता है कि आप नोट्स मेरे साथ नहीं बनाएंगे। 1918 में कांग्रेस की सभा हुई, जिसमें 1900 अधिनियम कार्य 17 से ही प्रक्रिया चल रही थी, 17 से ही प्रक्रिया चल रही थी। ठीक है, 17 से ही प्रक्रिया चल रही थी। अक्रस जी, AKRASH जी। तो चलिए आप लोग पूजा बनाइए ना, उसमें आप देख लीजिएगा। शुभकामनाएं, चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। मंजू, चलें क्लास शुरू करें। तो यहां से शुरुआत करेंगे, और बात जो लास्ट मैंने लिख करके दिया था वह दिया था कि गांधी जी कौन थे।
तो उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे स्वराज के लिए संघर्ष, और चैप्टर क्या है आपका, ये वाला चल रहा है, ये वाला चैप्टर चल रहा है, और लास्ट चैप्टर आपका और बचा हुआ है। यह चैप्टर चल रहा है स्वराज के लिए संघर्ष, और दूसरा है स्वराज के लिए संघर्ष 2 जो 1919 के बाद का क्रम होगा, उसको भी देख लेंगे। तो यहां लिख लेते हैं स्वराज के लिए संघर्ष, स्वराज के लिए संघर्ष, यहां देखेंगे स्वराज के लिए संघर्ष। यहां पर भाग जो इसका हो जाएगा वह कहां से चल रहा था, वह चल रहा था 1905 से, 1905 से चल रहा था ना, 1905 से या 1919 से, 1919 से लेकर के चल रहा था ना, 1919 से 1929 तक, 1929 तक की घटना को हम लोग पढ़ रहे थे। और यहां पर अब जो लिखना है, यह लिखना था कि गांधी जी कौन थे, गांधी जी कौन थे। तो गांधी जी कौन थे, यह सवाल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश बच्चे नहीं जान रहे हैं कि गांधी जी, उनको लगता है गांधी जी एक आंदोलनकारी थे और उनके नेतृत्व में आंदोलन का विस्तार हुआ था। लेकिन यहां पर एनसीईआरटी में ये चैप्टर देने का मतलब है, या ये पार्ट देने का मतलब है कि आपको यह समझाया जा सके कि गांधी जी जो भी थे, जैसे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, तो गांधी जी जो भी थे उन्होंने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदलने में सक्षमता पाई, और एक ऐसे सत्याग्रह की तकनीक का विकास किया जिसने पूरे दिशा को ही चेंज कर दिया। जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था अभी, उस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को परिवर्तित कर दिया। कैसे परिवर्तित कर दिया, तो पहले आपने देखा कि गांधी जी के आगमन से पहले 2 प्रकार के आंदोलनकारी भारत में थे। पहला, या 3 प्रकार के कहें, एक हमने देखा मॉडरेट था, यानी उदारवादी कांग्रेसी नेता थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी वगैरह शामिल थे, गोपाल कृष्ण गोखले शामिल थे। दूसरा हमने देखा था उग्रवादी थे, जिसमें बाल कृष्ण थे, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, या फिर बिपिन चंद्र पाल आदि है। फिर तीसरा भी हमने देखा था, एक समूह ऐसा था जो हिंसा में विश्वास करता था, बम गोला बारूद में विश्वास करता था, और अधिकारियों की हत्या में विश्वास करता था। तो तीसरे वाले को तो हटा दीजिए, क्योंकि वह जन आंदोलन नहीं कर रहे थे। जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी है वह छुप करके, यानी छिप छिपा करके अधिकारियों की हत्या करते थे और फिर छुप भी जाते थे। तो जन आंदोलन उनका उद्देश्य नहीं था, वो डायरेक्ट अपने आत्मत्याग के बदौलत ब्रिटिशों को भगाना चाहते थे। लेकिन पहला जो 2 भाग है, उदारवादी या उग्रवादी है, उग्रवादियों को हम देखते हैं, जैसे उदारवादी को हम क्या देखते हैं, वो प्रार्थना प्रतिवेदन के माध्यम से अपने बातों को आगे बढ़ाता है। लेकिन उग्रवादी तो आंदोलन कर रहे थे ना, लेकिन आंदोलन अगर उग्रवादी कर रहे थे तो उसमें वह तीव्रता नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ वर्बली बोल रहे थे, कहते थे कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन फाइनली वो कोई त्याग करने के लिए तैयार नहीं थे। तो गांधी जी ने कहा सत्याग्रह करेंगे, सत्य के लिए आग्रह करेंगे, और अगर हमें ये पता चल जाए कि सरकार यहां पर अन्याय कर रही है या कोई भी व्यक्ति अन्याय कर रही है, तो उस अन्याय को दूर करने के लिए तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि वह अन्याय दूर नहीं होता। और इस दौरान अन्याय के लिए खड़े होंगे तो आपके ऊपर कुछ प्रहार भी तो किया जाएगा। इस दौरान जब हम सत्याग्रह कर रहे होते हैं, तो जिसके खिलाफ सत्याग्रह कर रहे होते हैं, अगर वह डराता भी है, धमकी भी देता है, कुछ भी करता है, लेकिन अपने रास्ते से नहीं डिगेंगे। तो गांधी जी की यह तकनीक, जो सत्याग्रह की तकनीक थी, कि किसी भी अन्याय के प्रति प्रतिकार हम तब तक करेंगे जब तक कि अन्याय का समाधान ना हो जाए, भारतीय राजनीति की दिशा ही परिवर्तित कर दी इसने। पहले क्या होता था, पहले होता था कि हमने आंदोलन शुरू किया, सरकार ने डराया, फिर हम वापस चले आए। गांधी जी ने कहा ना, अगर कोई सत्याग्रह करना शुरू कर दिया हमने, तो तब तक वापस नहीं लेंगे इस सत्याग्रह को जब तक कि वह पीड़ा दूर ना हो जाए। गांधी जी के इस कदम ने भारतीय राजनीति को, राजनीति की दिशा ही बदल दी। पहले जो राजनीति ऊपर ऊपर वर्गों में था, उच्च वर्गों में था, शहरी केंद्र तक था, अब वह आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र में आ जाता है। गांव की जनता अब त्याग करने के लिए तैयार है और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ती है। अचानक से 1919 के बाद देखेंगे कि सामान्य जनता भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लग गई, और यह गांधी राजनीति की प्रमुखता होगी। तो गांधी जी के बारे में जब हम जानते हैं, तो गांधी जी के बारे में जानते हुए यह भी जानना होगा कि सत्याग्रही क्या होता है, या सत्याग्रह की पद्धति क्या है, कौन व्यक्ति सत्याग्रही होगा। गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि सत्याग्रही का मतलब यह मत समझिए कि कोई व्यक्ति कायर है, जैसे आमतौर पर ग्रामीण समाज में, वैसे तो आप लोगों ने शायद
वह परिप्रेक्ष्य समझा ही नहीं होगा कि ग्रामीण समाज कैसा होता था, कैसा होता है वर्तमान में भी। मैं ना जानते हुए भी लगभग मैं 30 साल से गांव से बाहर हूं या ग्रामीण क्षेत्र से बाहर हूं, तो इस दौरान भी जो संपर्क होता है लोगों से, बातचीत होती है, या एक समझने की बुद्धि विकसित हो चुकी है कि जो घटनाएं होती है या न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं, उसके माध्यम से जो नॉलेज प्राप्त होता है, उसमें एक कहावत मैंने अक्सर सुना हुआ है लोगों के मन से। लोग पढ़े लिखे लोग भी कह देते हैं कि मजबूरी का नाम गांधी जी होता है। आपने भी शायद सुना होगा, या हो सकता है आपने नहीं भी सुना हो। एक लोग कहते हैं कि मजबूरी यानी हम कमजोर हैं, हम कह देते हैं हम गांधी की तरह अहिंसा करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। पता नहीं सुना है आपने, नहीं सुना होगा, मैं फिर भी मानता हूं। मैं बताता हूं इसका अर्थ क्या है। शास्त्रों में कहा गया है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दीनहीन विनीत सरल हो, इस टाइप से कुछ लास्ट में लिखा हुआ है। यानी कहा गया क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग मतलब सांप होता है। अगर कोई जहरीला सांप है और वह अगर नहीं काटे तब तो शोभा देता है कि भाई ये जहरीला था, फिर भी इसने हमें डसा नहीं। और उस सांप से क्या डरना, या उस सांप ने कहा कि चलो मैं आपको माफ कर देता हूं जिसके पास विष ही नहीं है, तो फिर क्या माफी हुई। यानी जो शक्तिशाली है अगर वह माफ कर दे, वह अगर आपको कह दे कि चलो आपको माफ किया, तब जाके माना जाएगा कि माफी आई है। अगर कोई दीनहीन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, अगर वह आपको कह दे कि चलो मैंने आपको माफ किया, तो हमारा समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। स्वीकार यह करता है कि शायद वह दीनहीन था, गरीब था, कमजोर था, इसलिए उसने मुझे माफी दे दी और कहा कि मैं आपको माफ करता हूं। तो लोग हंसी उड़ाते हैं ऐसी बातों की। लेकिन गांधी जी ने कहा ना, सत्याग्रह कोई कायरता की चीज नहीं। इन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर कायरता और हिंसा में मुझे कुछ चुनना होगा तो मैं कायरता नहीं चुनूंगा, फिर मैं हिंसा चुनूंगा। सत्याग्रही होना किसी कायर व्यक्ति का काम नहीं है। सत्याग्रही वही हो सकता है जो बहुत मजबूत होगा और उसमें इतनी शक्ति होगी कि वह किसी भी चीज का मुकाबला कर सके। शक्ति शारीरिक सौष्ठव से नहीं आती है, मसल से शक्ति नहीं आती है। शरीर की शक्ति कहां से आती है? इसकी दृढ़ता से आती है। अगर मानसिक रूप से आप दृढ़ हैं तो आप शक्तिशाली माने जाते हैं। नहीं तो समाज में आप देखिए कैसे कैसे लोग हैं जिनके पास शक्ति है फिर भी वह उसका प्रयोग नहीं कर पाता है। तो यहां पर ये जो गांधी जी कौन है बातें लिखी गई है एनसीईआरटी में, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है, बस इसको समझने वाला होना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूं आपको कि पहले गांधी जी के बारे में बताऊं और फिर मैं सत्याग्रह के मैंने कुछ चीजों को पॉइंट आउट किया है उसको भी मैं बताता हुआ आपको। चलो ठीक है बच्चे। तो यहां एक समझने वाली बात है कि गांधी जी कौन थे। सुना है ना आपने, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? बिल्कुल नहीं कह सकते। आज के बाद आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं ऐसा। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि सत्याग्रह जो है वो मजबूरी का नाम नहीं। अभी मैं कुछ पॉइंट में इसको स्पष्ट करता हूं। थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि भाषण देने की मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विश्वास ये होता है, क्योंकि आप जैसे बच्चों को अक्सर देखते रहते हैं, तो विश्वास ये होता है कि शायद वो गहराई जो व्यक्तित्व की होनी चाहिए इस उम्र में आ नहीं पाती है। मैं भी इस उम्र से गुजर चुका हूं। तो पहले ये देखते हैं गांधी जी कौन थे। पूरा नाम गांधी जी का जो था वह पूरा परिचय नहीं लिखेंगे, केवल इतना ही लिखेंगे जितना एनसीईआरटी में कहा गया है। पूरा नाम जो है वह है मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी, करमचंद इसलिए कहा जाता है कि आप गुजरात के क्षेत्र में देखेंगे या महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखेंगे, उससे भी पहले अगर आप सातवाहन काल में देखेंगे तो वहां माता या पिता के नाम को अपने नाम के साथ जोड़े जाने की परंपरा रही है। तो जैसे मैं कहता हूं मेरा नाम संजन कुमार, लेकिन नहीं, अगर महाराष्ट्र के क्षेत्र में कोई नाम लेगा तो अपने पिता, पहले तो माता के नाम को लगाया जाता था। जैसे कि प्राचीन भारत में हमने पढ़ा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी सातकर्णी कौन है? तो गौतमी है, उनकी माता का नाम गौतमी है, अपने माता का नाम जोड़ लिया जाता था। लेकिन अभी भी गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में अपने पिता के नाम को अपने नाम के साथ जोड़े जाने की परंपरा रही। जैसे मोहनदास नाम था, करमचंद मोहनदास के पिता का नाम था और गांधी उनका टाइटल था, तो नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम हो गया। तो इसमें करमचंद जो है उनके फादर थे, जो राजकोट के दीवान भी हुआ करते थे। दीवान मतलब
जो एक तरह से वित्त मंत्री है, वह उस पद पर हुआ करते थे। एक अच्छे परिवार में इनका जन्म। जन्म कब हुआ? जन्म होता है आपका, आपको याद ही होगा, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वह कहां होती है? प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में होती है, गुजरात में हुई। उसके बाद क्या देखते हैं? उसके पश्चात ये कहां चले जाते हैं? पश्चात ये उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन चले जाते हैं। ग्रहण करने के लिए लंदन चले गए। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन चले जाते हैं। लंदन चले गए, जहां से वे बैरिस्टर का एग्जाम, बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर भारत आए। परीक्षा उत्तीर्ण कर भारत आए, लौट आए। उनके पिताजी के पास पैसा था। जैसे अभी भी देखेंगे कि आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे, बहुत लोगों के बच्चों के पिताजी के पास पैसा है तो वो दिल्ली में ऑफलाइन कोचिंग करवा रहे थे। जैसे मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ, ऑफलाइन में भी 1.5 लाख रुपया लेकर के उनसे वही वार्ता हो रही होती है। 1.5 लाख मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे नाम का भी कोई कोचिंग नहीं है। तो मैं किसी कोचिंग में फैकल्टी के रूप में काम करूंगा तो कोचिंग वाले पैसा लेंगे, मुझे तो पढ़ाना होता है, लेकिन उसी पैसे से टीचर को फी भी दिया जाता है। तो जिन बच्चों के पास, गार्जियन के पास बहुत पैसा है, वो दिल्ली भेज देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, इलाहाबाद भेज देते हैं पढ़ने के लिए। उस समय गांधी जी के समय के जो गार्जियन बहुत जागरूक थे कि मेरे बच्चे का बहुत भविष्य हो, तो उनको बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया जाता था। अब यहां समझने वाली बात है कि छात्रों की क्षमता किस रूप में होती है। देखिए, गांधी जी 69 में जन्म लेते, उससे पहले ही प्रतियोगिता परीक्षा आईसीएस में होने लग गया था, यानी सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा होने लग गया था। तो गांधी जी की क्षमता इतनी नहीं रही होगी कि गार्जियन ने यह सपना देखा होगा कि वो आईसीएस परीक्षा क्वालिफाई करे। उस समय बैरिस्टर बनना भी, वकील बनना भी एक बहुत बड़ा धंधा हुआ करता था, एक बहुत बड़ा उद्योग था, क्योंकि बहुत सारे कानून ऐसे होते थे जिसमें कि जो जन सामान्य के समझ में होता नहीं था, और अक्सर कोर्ट में केस वगैरह होते रहते थे। उस समय बैरिस्टर बनने का मतलब था कि श्योर सर्टेन आप कुछ ना कुछ जॉब प्राप्त कर लेंगे। जैसे अभी बच्चे को हम क्या करते हैं मेडिकल या इंजीनियरिंग में देते हैं, या तो मेडिकल में जाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? वहां वो स्किल्ड जॉब उसको मिलने में सहूलियत हो जाती है। उसी तरह जिस तरह अभी मेडिकल और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उस समय लोग बैरिस्टर बनाना चाहते थे। तो गांधी जी के परिवार के लोग भी धनी थे, दीवान पद पर हैं, तो चलिए भेज दिया उनको लंदन जाते हैं, बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करते हैं, फिर भारत आते हैं, और भारत के बाद इनको मौका मिल जाता है दक्षिण अफ्रीका जाने का। इन्होंने क्या किया? यहां पर बैरिस्टर की परीक्षा उत्पन्न की, और फिर ये क्या करते हैं, ये चले जाते हैं भारत आए। यहां से उन्हें दक्षिण अफ्रीका के एक फर्म, दक्षिण अफ्रीका के एक फर्म मतलब होता है उद्योग, फर्म के कानूनी सलाहकार के रूप में कहां जाने का मौका मिला? रूप में दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिलता है। ये हम लोग जानते हैं, शायद आप भी ये कहानी जानते होंगे, लेकिन 1-2 लाइन में इसको लिख लेते हैं। अगर यहां लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला, तो दक्षिण अफ्रीका का मैप आपके दिमाग में आना चाहिए। मैप क्या है जरा ये देख लीजिए। अगर मैं दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा हूं तो दक्षिण अफ्रीका है कहां? तो दक्षिण अफ्रीका, अगर इस मैप की बात करें, वर्ल्ड का मैप है, तो गांधी जी कहां से? लंदन से आते हैं, डिग्री लेकर के कहां से आते हैं? लंदन से। लंदन कहां है भैया? यहां है, ये है आपका लंदन। लंदन से जहाज द्वारा जाएंगे? नहीं, ऑब्वियस है कि गांधी जी कैसे जाएंगे जहाज द्वारा, उसमें तो एरोप्लेन की सुविधा थी नहीं, तो गांधी जी जहाज द्वारा जाएंगे। और चूंकि स्वेज नहर बना नहीं है तो स्वाभाविक है गांधी जी को इधर से ही जाना पड़ेगा। और गांधी जी कहां आते हैं? लगभग गुजरात आते हैं, यहां से गांधी जी जाते हैं। अब उनको एक मौका मिलता है कि हम थोड़ा, उनको प्रैक्टिस यहां चल नहीं रहा था, तो सोचा दक्षिण अफ्रीका में एक अब्दुल्ला कंपनी थी, वहां पर जाकर के वो अपना जलवा दिखाएंगे।
उस जलवा दिखाने के चक्कर में ये कहां चले जाते हैं, यहां से निकलते हैं और ये चले आते हैं यहां पर। ये है आपका दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। यहां है ये बंबई है, बंबई में ही वो प्रैक्टिस करते थे। तो बंबई से पहले वो लंदन जाते हैं, लंदन से डिग्री लेकर के फिर कहां चले आते हैं, बंबई आते हैं। लेकिन बंबई से उनको जाने का मौका मिल जाता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जाकर के वो क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिस करेंगे। मैप क्लियर होना चाहिए। एक बच्चे ने शायद किसी आपके ग्रुप में या किसी बच्चे ने चैट किया था कि आप जो मैप दिखाते हैं उसका एक पीडीएफ बना के दे दीजिए। ये कहाँ संभव होगा कि वो मैप मुझे याद कहाँ रहेगा। वो तो मैं क्लास के समय जब क्लास की तैयारी कर रहा होता हूँ आपके लिए, तो उस समय मुझे याद आता है कि ये मैप मैं दिखाऊंगा तो बच्चों को याद रहेगा। वर्ल्ड का मैप मैं हमेशा साथ रखता हूं, इसलिए कभी भी इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे आज जरूरत पड़ गई, मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका आपको दिखा दूं। तो वैसे मैप निकालना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या मैंने पढ़ाया है, मुझे याद कहां रहेगा कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया है। ठीक है बच्चे, तो दक्षिण अफ्रीका के एक फर्म के कानूनी सलाहकार के रूप में ये इन्हें दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिल जाता है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है सुमांगी, सुहानी बुक को पढ़ा है और सेल्फ कॉपी लिखा है आपका। नहीं लिखना जरूरी नहीं, आप देख लीजिए आप कैसे नोट्स बनाते हैं। मुझे नहीं पता है कि आपने क्या किया है, तो वो सब इस टाइप के प्रश्न को पूछेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अन्याय ही हो जाएगा मेरे साथ। हमने क्या देखा यहां पर दक्षिण अफ्रीका में, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव देखा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव को महसूस किया तथा इसके खिलाफ महसूस किया तथा इस नस्लभेद के खिलाफ उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन की जगह हम लिख सकते हैं यहां पर सत्याग्रह प्रारंभ किया। उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह प्रारंभ किया। अब यहां पर हमें जानना जरूरी होगा कि आंदोलन और सत्याग्रह में फर्क क्या है। क्यों नहीं हमने आंदोलन शब्द लिखा, क्यों हमने यहां सत्याग्रह शब्द लिखा। आंदोलन का मतलब होता है कि हम भीड़ के द्वारा प्रतिकार कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी ठोस वजह की यानी ठोस प्राप्ति के हम प्रतिकार कर रहे हैं। आंदोलन का उद्देश्य होता है कि हम अगर अपनी बात रख रहे हैं तो उसको मजबूती से रखें। लेकिन सत्याग्रह आंदोलन से अलग होता है। सत्याग्रह हमेशा कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा में रखा जाता है, और इस अपेक्षा में रखा जाता है कि जो सामने वाला पार्टी है यानी जो विरोधी पक्ष है, जो अन्यायी पक्ष है, उनको सुधार करके ही मानेंगे। यानी यह नहीं कहेंगे कि हमने आंदोलन किया, जैसे अभी मान लो कि बच्चे कहते हैं कि हम जाकर के मूवमेंट करेंगे यानी पूरा आयोग को घेर लेंगे, तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसका घेरावट करेंगे यानी घेर लेंगे उसको। तो यह क्या है, अहिंसक आंदोलन, पूरा प्रोटेस्ट हम करते हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या होगा कि हम इस प्रकार से आंदोलन करेंगे कि उसको सुधार करके ही मानेंगे, और उसके लिए अहिंसक तरीके से अपनी बातें रखनी जरूरी होगी। यहाँ पर भी बच्चों को सलाह दी जाती है कि आप लोग कभी भी ऐसा हिंसा वगैरह का सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अधिकांश बच्चे बड़े कोमल चरित्र के होते हैं, और इस भीड़ तंत्र का सहारा लेकर के बहुत सारे नेता भी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, और बच्चों को एक तरह से थोड़ा सा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। तो जो सामान्य बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी समझ होती नहीं है। बहुत सारे बच्चे पहली बार शहर जा रहे होते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो दुकान अभी है, मतलब बहुत सारी कोचिंग जो केवल टेलीग्राम चैनल पर चल रहा होता है, मतलब बहुत सारी कोचिंग के बारे में मैं जानता हूँ कि जो केवल टेलीग्राम पर ही वह अस्तित्व में है, उसका कोई अपना वजूद नहीं होता है। टेलीग्राम पर वो किसी का क्लास चलवा लेते हैं। जैसे मेरी ही क्लास को मुझे पता है कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल कॉपी करके और फिर उसको अपने टेलीग्राम पर क्लास के नाम पर दे रहे होते हैं। ऐसा पता होता है, कोचिंग वाले को भी पता है, और ऐसा मेरे साथ नहीं बल्कि तमाम कोचिंग के साथ भी होता है। तो उनसे जो टेलीग्राम पर ही कोचिंग चल रहा है
उन्होंने अपने सब्सक्राइबर वगैरह को बढ़ाने के लिए बच्चों को फ्री में टिकट भी देने का वादा किया है कि आप आइए, मैं आपको रहने का तो नहीं, खाने का या नाश्ते का उपलब्ध करवा दूंगा, टिकट में दे दूंगा रेलगाड़ी के आने जाने का। बहुत सारी बातें होती है। सुन करके मतलब मुझे आश्चर्य लगता है कि बच्चे भी इतने फ्री होते हैं और बच्चे को सही गाइडलाइन भी नहीं मिलता है। तो क्या कहा जाए, बच्चे अपना समय भी गंवाते हैं, खास करके जो अभी एकदम से जॉब लेने की अपेक्षा रखते हैं, उनको जिनकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। तो तैयारी अगर पूरी ही नहीं हुई है तो प्रोटेस्ट करने का हमें बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले तो इस लायक बन जाएं कि सामान्य एग्जाम का भी आपके जीवन में पर प्रभाव पड़े। अभी तो हम क्वालिफाई करने की स्थिति में ही नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन हो या नहीं हो उससे वैसे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो कि अच्छा स्कोर नहीं कर रहा है। तो पहला जीवन में उद्देश्य होना चाहिए कि मन लगा के पढ़ें, खूब मन लगा के पढ़ें, इस लायक बन जाए ताकि किसी इस टाइप के स्केलिंग का, जैसे स्केलिंग के लिए हम लोगों ने भी बहुत मूवमेंट किया था, लेकिन मूवमेंट यहाँ घेराव वाला नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में जा करके काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी, काफ़ी धन भी खर्च किया था, चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, सबके लिए संघर्ष तो किया है, लेकिन वह कानूनी लड़ाई लड़ी है। धरना प्रदर्शन वाले में कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा है। तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव को महसूस किया तथा इस नस्ल भेद के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह को प्रारंभ किया। नस्ल भेद के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह को प्रारंभ किया। कैसे प्रारंभ किया? तो यहां पर इन्होंने क्या देखा, यहां पर जो दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी थे इनके हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन पूछा था ना इस बार आरओ में, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि एक, मैं अगर देखूं कि यहां कहां से मैं लूं, यहां से तो सत्याग्रही कौन होता है, यहां से मैंने पीडीएफ बनाया है तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। दक्षिण अफ्रीका में क्या भेदभाव हो रहा था, दक्षिण अफ्रीका में प्रवासियों से क्या भेदभाव हो रहा था? दक्षिण अफ्रीका में प्रवासियों के साथ कैसा भेदभाव हो रहा, कैसा भेदभाव हो रहा था, दक्षिण अफ्रीका में प्रवासियों के साथ कैसा भेदभाव हो रहा था, जरा यह देख लेते हैं। अब भेदभाव हो रहा था, पहला भेदभाव जो होगा वह रंग के साथ होगा, यानी कलर के साथ, यानी रंग भेद की नीति यहां पर थी। यहां क्या होता है, प्रवासियों के साथ रंग भेद की नीति लागू की जाती थी। प्रवासियों के साथ रंग भेद का मतलब समझते हैं, रंग भेद तथा नस्ल भेद की नीति लागू की जाती थी, यानी कहने की कोशिश की जा रही है कि रंग भेद का मतलब है कि गोरा और काला रंग, जैसे हम लोग काले, उनकी नजर में जो ब्रिटिश हैं वो अपेक्षाकृत हमसे अधिक गोरे होते हैं, तो उनका कहना है कि भाई ये लोग जो ब्लैकिश लोग हैं, काला है, और हमसे भी काले कौन हो जाते हैं, अफ्रीका के निवासी हो जाते हैं। तो जो अफ्रीका के मूल निवासी हैं, जो एकदम से काफी रंग गहरा होता है, काला का मतलब क्या है, रंग थोड़ा डार्क होना, और जो ब्रिटिश है उनका रंग थोड़ा सफेद होता है। तो यह भी भेद किया जाता था कि जो व्यक्ति गोरा है वह अच्छा है, काला व्यक्ति बुरा है। यह अवधारणा इनके मन में बैठी हुई। अब समझिए कि अपने आप को बहुत उदारवादी ये लोग कहते हैं, लेकिन क्या उदारवाद है जब ये रंग देख करके निर्णय करते हैं कि कौन व्यक्ति अच्छा है कौन व्यक्ति बुरा है। अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति रंग देख करके तो नहीं होगा ना। तो प्रवासियों के साथ रंग भेद और नस्ल भेद की नीति लागू की जाती थी। नस्ल भेद का मतलब है कि एक नस्ल, जैसे 4 नस्ल हम मानते हैं कि विश्व में प्रारंभिक तौर पर है। एक हम देखते हैं प्रोटोस्टोलाइट देखते हैं, जिसमें कि हम यूरोपीय लोगों को देखेंगे जो एकदम गोरा गोरा सा होगा, जैसा बाल वाल एकदम लाल लाल सा होता है, चेहरा एकदम लाल होगा सेब जैसा। एक उसी प्रजाति के लोग आपको हर मिलेंगे, जैसे जितना भी यूरोप आप देखेंगे, यूरोप यानी रसिया से लेकर के और पूरे यूरोप और अमेरिका तक देखेंगे कि आपको एक जैसा ही लोग मिलता है, सबका रंग गोरा गोरा होता है, सबके कदकाठी एक जैसे होते हैं। इसको हम प्रोटोस्टलाइट कहते हैं। फिर हम आते हैं भारतीय वाले पर, कॉकसाइड कहेंगे, यानी यूरोप से थोड़ा सा नजदीक आएंगे। अगर मैं यहां पर आपको मैप दिखाऊं तो कैसे कैसे रंग चेंज होता जाता है। अगर पूरे मैप को देखें, मान लो ये हमारा मैप है वर्ल्ड का, इसमें अगर देखा जाए तो यहां कैसे भेद होता चला जाए।
देखिए, एक समूह अपने आप को कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। यह समूह कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। यह समूह यहां से लेकर के ये पूरा समूह कहता है कि मैं क्या हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं। यह है आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, ऑस्ट्रेलाइट, लॉयड प्रजाति हो जाएगा। ये क्या होगा, एकदम गोरा रंग, एकदम झक गोरा, जिसको दूधिया गोरा कहते हैं। यानी दूध में अगर सिंदूर हल्का मिला दें तो वो जो रंग आता है वह इस टाइप का आप देखेंगे। अंग्रेज को, आप डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति बने हैं, उनके कलर को याद कर लीजिए। दूसरा जो समूह होगा वह समूह आपका यहां से लेकर के ये वाला समूह होगा, ये पूरा का पूरा समूह एक जैसा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं मंगोलाइड, मंगोलाइड कहते हैं। मंगोलाइड का मतलब होता है जैसे चीनी मूल का, चीनी या मंगोल मूल का व्यक्ति होगा उसको हम मंगोलाइड कहते हैं। तीसरा जो ये वाले भाई साहब हैं, यहां वाला जो ये वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इसको हम मान के चलते हैं कॉकेसाइड कहते हैं, कॉकेसाइड कहेंगे। काकेसी मूल के कहते हैं, काकेकस पर्वतमाला के नाम से कॉकेसाइड कहलाता है। कॉकेसाइड जो है, जैसे हम लोग आप लोग हैं उस टाइप से, ईरान या इराक सब में एक जैसा ही व्यक्ति आपको दिखाई देगा। हल्का सा, बहुत गोरा नहीं होता है लेकिन बहुत जगह काला भी नहीं होता है। रंग थोड़ा सा गेहुआ या गेहुआ से थोड़ा सा नीचे होता है। लंबा होगा, नाक लंबी होगी। इसका देखेंगे, इसकी आंख छोटी होती है, नाक थोड़ा सा दबा हुआ होता है, और लेकिन इसका भी शरीर बड़ा गोरा सा होता है। ये तो खैर अलग ही है। फिर हम देखते हैं ये वाला जो पार्ट है, यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा पार्ट जो होगा वह क्या होगा, निग्रो का होगा, निग्रो मूल का हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, इसको निग्रोइड कहते हैं, निग्रो मूल का लोग। प्रोटोस्टाइल है, ऑस्ट्राइड है, कॉकेसाइड है, मंगोलाइड है, निग्रोइड है। अब यहां पर जो दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है, या आप देखेंगे कि यहां पर जो आप ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, या यहां पर भी किसी किसी देश में आप देखेंगे, जैसे मैक्सिको देश है, वहां देखेंगे कि वहां पर भी कुछ गोरे लोग मिलते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के लोगों को आप देखेंगे कि अमेरिका के लोग जैसा दिखाई देता है, यूरोप के लोगों जैसा दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग यहां के प्रवासी हैं, यहां के मूल निवासी नहीं है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे, यहां पर भी आपको बहुत सारे गोरे लोग मिलेंगे, वही यूरोप वाला लोग यहां पर आके रहता है, लेकिन यहां के जो मूल निवासी हैं वो काले होंगे, वो निग्रोइड मूल के होंगे। और भारतीय लोग भी लगभग ब्लैकिश ही होता है। तो यहां पर ब्रिटिशों के द्वारा, या वहां जो लोग रह रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, उनके द्वारा नस्ल भेद और रंग भेद की नीति लागू की जा रही थी। इसी बात को यहां लिख रहे थे कि नस्ल भेद और रंग भेद की नीति को लागू किया जाना इन लोगों के द्वारा। प्रवासियों के साथ नस्ल भेद और रंग भेद की नीति को यहां पर लागू किया जा रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भारतीयों को या प्रवासियों को मतदान नहीं दिया जाता है। प्रवासियों को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाना, मतदान का अधिकार नहीं दिया जाना, अधिकार नहीं दिया जाना, यानी इसे मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता था। जो हम देखते हैं भारत में हल्का हल्का मतदान का अधिकार है, लेकिन जो प्रवासी है, जो बाहर से जो लोग जाकर के बसे हैं, लंबे समय तक वहां रह रहे हैं, लेकिन उसको मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता है। सरकार बनती है, लेकिन उस सरकार को बनाने में इसकी कोई ये मैप एटलस में नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा, एटलस में क्यों नहीं मिलेगा? एटलस तो सभी का सुपर है ना। ये जो है ना, मैंने 3D टाइप का ढूंढ के निकाला है, ताकि आप पूरा एटलस खोल के देखेंगे तो वर्ल्ड मैप मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं, एटलस बनाया ही ऐसे जाता है। आप शायद समझ नहीं पा रहे। इस टाइप का मैप क्या है, ये प्लेन मैप है, इसमें किसी देश का नाम नहीं। वहां पर आपको प्राकृतिक सीमा के साथ मैप दिखाई देगा। जब भी एटलस आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा। अब नहीं विश्वास है तो मेरे पास शायद पुराना एटलस हो, क्योंकि मेरे पास तो हिस्टोरिकल मैप वाला भी एटलस रखना पड़ता है ना पढ़ाने के लिए, तो मुझे बहुत सारी सामग्रियों को रखना पड़ता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्कूल एटलस भी रहा होगा, लेकिन एटलस पढ़ाना मेरा काम नहीं होगा ना, यह तो ज्योग्राफी का मैटर है, वहां से आपको समझना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि प्रवासियों को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता था। इन्हें पंजीकरण कराना पड़ता था। इन्हें क्या होता था, इन्हें पंजीकरण कराना होता था। पंजीकरण का मतलब होगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कराना होता था।
यानी आप ऐसे नहीं घूम सकते, इसे जाते ही आपको एक रजिस्टर्ड में उसका नाम लिखना पड़ता है और वह रखना होगा। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि चुनाव पर कर देना पड़ता था, इन्हें अतिरिक्त कर देना पड़ता था, अतिरिक्त कर देना पड़ता, जबकि इन्हें कोई भी अधिकार नहीं है, कर देना पड़ता था। रात के 9 बजे या रात 9 बजे के बाद इनको घर से नहीं निकलने दिया जाता था, इनको घर से निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया, या इनके घर से निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया था, घर से निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया था। जैसे हम लोग आप लोग कभी भी घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इनको कहा गया था कि अगर घर से आप निकलते हैं तो आपको विशेष रूप से पहचान पत्र रखना होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, आपको पकड़ लेगा। गांधी जी ने यहां क्या किया, गांधी जी ने इन सभी अन्याय के खिलाफ, गांधी जी ने उपरोक्त सभी अन्याय के खिलाफ 1893-94 से प्रतिकार प्रारंभ किया, प्रतिकार प्रारंभ किया, प्रतिकार का मतलब विरोध होता है, से विरोध प्रारंभ किया। मैं विरोध ही शब्द डाल देता हूं ताकि आप फिर पूछेंगे प्रतिकार मतलब क्या होता है। क्या किया इन्होंने, गांधी जी ने उपरोक्त सभी अन्याय के खिलाफ 93-94 से विरोध प्रारंभ किया तथा सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग कर, सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग कर सफलता भी प्राप्त कर ली, प्रयोग कर आंदोलन में सफलता भी प्राप्त कर ली, आंदोलन में सफलता भी प्राप्त कर ली, आंदोलन में सफलता भी प्राप्त कर ली। देखा हमने यहां पर दक्षिण अफ्रीका में प्रवासियों के साथ कैसा भेदभाव हो रहा है, तो प्रवासियों के साथ रंग भेद तथा नस्ल भेद की नीति लागू की जाती है। प्रवासियों को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाना, इन्हें पंजीकरण कराना होता था, इन्हें अतिरिक्त कर देना पड़ता था, रात 9 बजे के बाद इनके घर से निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। गांधी जी ने उपरोक्त सभी अन्याय के खिलाफ 1893-94 से विरोध प्रारंभ किया, सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग कर आंदोलन में सफलता भी प्राप्त कर ली। अब यहां पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। अब यहां पर एक सवाल उत्पन्न होगा कि सत्याग्रह कौन होता है या सत्याग्रही कौन होते हैं। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सत्याग्रही अभी नहीं बन सकते हैं क्योंकि मन में अभी स्थिरता नहीं आई है। आपको छोटी छोटी बातों पर तुरंत क्रोध आएगा, तुरंत क्रोध आ जाएगा, तुरंत मतलब एकदम से इमीडिएट फायर हो जाते हैं। कभी कभी तो मेरे ऊपर फायर हो जाते हैं, मेरे ऊपर गुस्सा कर लेते हैं। अब ये बताओ कि मेरे ऊपर गुस्सा करने से क्या मिलने वाला है, मेरा कुछ बिगाड़ तो पाओगे नहीं, वैसे भी नहीं बिगाड़ पाएगा कोई, तो आप लोग तो और दूर दराज बैठे हो, मुझे तो आपसे बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक बात तो आपको यह भी समझना चाहिए ना, अगर मैं आपको किसी भी वैसे कार्य से रोक रहा हूं, आपके व्यक्तिगत जीवन में मैं दखल देता नहीं, आप व्यक्तिगत जीवन में आप जो भी करते हो वो आपका जीवन है, लेकिन अगर पढ़ाई के संदर्भ में आपने मुझे अपना मेंटर मान लिया कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई के संदर्भ में तो मैं चाहूंगा कि मेरे हिसाब से आप चलें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। और जब मैं अपने हिसाब से आपको चलने के लिए कहूंगा तो आप मेरे ऊपर ही फायर हो जाते हैं, मेरे ऊपर ही गुस्सा करने लग जाते हैं। तो साधारण टीचर की क्या स्थिति होगी मैं समझ सकता हूं। मैं मान लो कि मैं आपके दबाव में नहीं आता हूं, तब तो मेरी स्थिति ये है, मैं आपसे डर महसूस करता हूं। तो सामान्य आदमी तो समझो कि बहुत मुश्किल होती होगी यहां पर जो कम एक्सपीरियंस वाले टीचर होंगे उनको पढ़ाने में, तो गुस्से में आकर के एक थप्पड़ और मार दे, मे बी पॉसिबल कि एक थप्पड़ और उसमें आपको मार दे, फिर आप फिर दूसरा गला आगे कर दिए, फिर एक थप्पड़ मार दे। 2-4 बार मारते मारते पता चल जाएगा उस सत्याग्रही जो मतलब जो विरोधी पक्ष है वह अंदर से टूट जाएगा। वह आपके ऊपर कितना भी कठोर मानव क्यों ना हो, बेवजह का अत्याचार नहीं कर सकता, बेवजह का अत्याचार करेगा ही। 2-4 थप्पड़ मारने के बाद जब आप प्रतिरोध ही नहीं करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि क्यों मार रहे। होता क्या है
कि विरोध जब हम कर रहे होते हैं, लड़ाई में क्या होता है, लड़ाई और क्यों आगे बढ़ जाता है, एक एक लाठी मारता है, दूसरा दो लाठी मारता है, मारने की नहीं मारता है, कोशिश करता है, उसी चक्कर में दो लाठी खा भी जा रही है सत्याग्रही के द्वारा। ठीक है, एक बार जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, एक बार में इसको कंफर्म करता हूं। चलिए, आशा करता हूं कि अब क्लास आपकी ठीक चल रही होगी। अब फ्लो भी थोड़ा टूट जाता है, कुछ इंटरनेट की समस्या उत्पन्न हो गई थी, इसकी वजह से क्लास बफर कर रहा था। तो मैं पीछे से एक बार ब्रीफ कर देता हूं आपको कि बात हो रही थी सत्याग्रह की। सत्याग्रह की अवधारणा गांधी जी ने किस प्रकार से स्थापित की, या यह कहना कि सत्याग्रही कौन है, ये बातें अभी हम लोग स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए, क्लास आपकी चल रही है, क्लास आपकी चल रही है। दीपावली पर ही ये क्लास लिया है तो बहुत पीछे हो, तो आप अलग से कीजिए। अभी नरेश जी यहाँ से आप क्लास मत कीजिए, क्लास यहाँ से मत कीजिए, क्लास को आपको पीछे से करना है, एंशिएंट से आपको करना चाहिए। इतने ही टाइम होती लेकिन होगी नहीं। मैं इस बार अवेयर, कल वाली समस्या को देख करके मैं अवेयर हूँ कि आज कोई दिक्कत नहीं हो, मैं बिल्कुल अवेयर हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। होता क्या है कि कभी कभी नेट की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तमाम सुविधाओं के बावजूद, मतलब एक नहीं बल्कि 4-5 नेट का कनेक्शन रखा जाता है अलग अलग प्रोवाइडर का, कि ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो, या कभी ऐसा फेल्योर की स्थिति आए तो तुरंत उसको रिकनेक्ट किया जा सके, लेकिन फिर भी कभी कभी समस्या आ ही जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि क्लास अब चल रही होगी और सभी बच्चे अब ज्वाइन कर चुके होंगे, रिज्वाइन कर चुके होंगे। ठीक है बच्चे, हाँ ठीक है ना। चलिए, गांधीवाद में क्या है, उदारवादी और गांधीवाद में क्या अंतर, यहां अभी उत्तम गुप्ता इसका डिस्कस अभी नहीं करेंगे। उदारवाद क्या है, गांधीवाद क्या है, ये डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब क्लास से आप भटक रहे हैं। मैं आपको सत्याग्रह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसी पर रहिए। कभी हम अलग से कभी मौका मिलेगा तो गांधीवाद हम गांधी जी के सिद्धांतों को कहते हैं, उदारवाद एक व्यापक अवधारणा है जो यहां समझाना संभव नहीं होगा। तो गांधी जी ने उपरोक्त सभी अन्याय के खिलाफ 1893-94 से विरोध प्रारंभ किया तथा सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग कर आंदोलन में सफलता प्राप्त की। अब यहां हमें देखना होगा कि सत्याग्रह का मतलब क्या है, या कौन सत्याग्रही हो सकता है, जिसको मैं बता रहा था, उसको थोड़ा पीडीएफ के माध्यम से देखना पड़ेगा। तो सत्याग्रही कौन होता है, जरा इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं कहने की कोशिश कर रहा था यह भी कि जो आप पढ़ रहे हैं, ये वाला पॉइंट आप पढ़ेंगे, ये आपको कई जगह काम देने वाला है, यहां से लेकर के इंटरव्यू तक काम देगा, एसए वाले पेपर में काम देगा। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो गांधी जी से आप पिंड नहीं छुड़ा पाएंगे, गांधी जी आपके कंधे पर सवार ही मिलेंगे। आप दुकान जाएंगे तो भी गांधी जी आपके साथ चलते हैं। आपको पता है ना, जेब में जो नोट होता है वह भी गांधी जी के मुखौटे वाला ही है, मुखड़ा वाला ही। तो गांधी जी से तो भैया आप पिंड छुड़ा नहीं पाएंगे, इसलिए आप बढ़िया है कि गांधी जी को समझ ही लिया जाए, अच्छे से समझ लिया जाए। गांधी जी ने एक अवधारणा दी, सत्याग्रह। सत्याग्रह का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यह शाब्दिक अर्थ क्या होगा, यानी शब्द का अर्थ होगा सत्य के लिए आग्रह करना। अब सत्य के लिए आग्रह क्या है, कि अगर हमें यह पता चल जाए कि कोई बात सत्य है, सही है, और उसके विपरीत बातें की जा रही है सत्ता तंत्र के द्वारा या अन्य व्यक्ति के द्वारा, या सत्य से विपरीत जाकर के अगर शोषण करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर हम उसके लिए आग्रह करेंगे, यानी उसके लिए अपील करेंगे। और अपील तब तक करेंगे जब तक वह अन्याय दूर ना हो जाए। इसमें लेकिन हम किसी भी तरह से अहिंसा का ही पालन करेंगे, हिंसा किसी भी तरह से नहीं करेंगे। अगर हिंसा करते हैं तो वह सत्याग्रह नहीं माना जाएगा, वह सत्याग्रह नहीं कहा जाएगा। तो यहां गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रही कौन होगा, तो एक आदर्श सत्याग्रही सत्य प्रेमी और शांति प्रेमी होगा। यानी जो अच्छा सत्याग्रही होगा, जो अपने आप को सत्याग्रही मानेगा, वह सत्य के साथ खड़ा होगा, चाहे वह सत्य किसी भी पक्ष का क्यों ना हो। अगर आपको पता चल जाए कि यह, आप मान लो परिवार है, दो परिवारों के बीच में विवाद होता है, तो अक्सर क्या होता है कि लोग अपने का ही पक्ष ले लेता है, तो वह सत्याग्रही नहीं कहलाएगा जो गलत का पक्ष लेगा।
गलत चाहे कहीं पर भी होगा उसका हम विरोध करेंगे, चाहे वो अपने पक्ष में हो चाहे विरोधी पक्ष में हो। एक सच्चा सत्याग्रही हमेशा गलत बातों का विरोध करेगा, इसलिए सच्चा सत्याग्रही क्या होगा? सत्य प्रेमी होगा। और क्या होगा? शांति प्रेमी होगा, यानी वह कभी भी वायलेंस नहीं चाहेगा, कभी भी हिंसा नहीं करेगा। एक पक्षीय हिंसा कभी नहीं होती है, कभी भी एक पक्षीय हिंसा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। एक ने अगर हिंसा की, जैसे गांधी जी ने कहा कि एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा गाल आगे कर दो, अगर दो चार तमाचा खींच दिया तो एक ही तमाचे में तो वैसे लोग उबलने लग जाता है और लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाता है। दो चार तमाचा खींच दिया तो सामने वाला पिघल जाएगा, उसको लगेगा बेवजह क्यों इसको मार रहे। तो लेकिन इतना सहने की शक्ति तो किसी के पास है नहीं, क्योंकि हम लोग सत्याग्रही है ही नहीं। अगर कोई कहने की बात, मारने की बात तो छोड़े, कोई कह दे कि मैं आपको मारूंगा तो उससे पहले सामने वाला ही टूट पड़ता है। तो वो लोग सत्याग्रही नहीं है, हम लोग सत्याग्रही तो है नहीं, गुस्सा करते रहते हैं। तो एक आदर्श व्यक्ति क्या होगा? सत्य प्रेमी होगा, शांति प्रिय होगा, गलत बातों को दृढ़ता से अस्वीकार करेगा। गलत बातों को क्या करेगा? दृढ़ता से अस्वीकार करेगा, गलत बातों को किसी भी हालत में नहीं मानेगा। बुराइयों का विरोध करते हुए भी वह बुरे व्यक्ति से घृणा नहीं करेगा। वह बुरे व्यक्ति का विरोध करेगा लेकिन वह बुरे व्यक्ति से घृणा नहीं करेगा। हम लोग क्या करते हैं? बुराइयों का विरोध करते हैं लेकिन सामने वाले को दुश्मन मान लेते हैं। सत्याग्रही सामने वाले को दुश्मन नहीं मानेगा, मानेगा यह एक बीमार व्यक्ति है जिसको कि सही और गलत की समझ नहीं है। सही गलत की समझ होते ही यह व्यक्ति भी अच्छा होगा, क्योंकि गांधी जी का मूल सिद्धांत है, गांधी जी का ही नहीं बल्कि सभी का मूल सिद्धांत है कि पापियों से घृणा करो, पाप से घृणा करो, पापियों से घृणा नहीं करो। क्योंकि जैसे ही पाप जीवन से हटता है व्यक्ति निर्मल हो जाता है। तो सत्याग्रही क्या करेगा? घृणा करेगा। किससे? अन्याय से घृणा करेगा, अन्यायी से नहीं करेगा। सत्याग्रही निडर रहेगा, निडर रहेगा यानी सत्याग्रही को किसी भी बात का डर नहीं रहेगा। अतः सत्याग्रह कमजोरों का अस्त्र नहीं है। सत्याग्रही परिणाम से कभी भी भयभीत नहीं होता है। अगर सत्याग्रही के सामने मृत्युदंड भी सामने होगा तो सत्याग्रही उससे झुकेगा नहीं। अगर उसको कहा जाए कि मैं आपको गोली मार दूंगा, मृत्युदंड दे दूंगा अगर आप नहीं हटे। गांधी जी को कहा गया कि अगर आपने ये काम नहीं किया, अगर आप नहीं हटे सरकार के सामने से, मैं आपको मरवा दूं। मतलब मरवा दो भाई, मरना तो एक ही बार है। तो सत्याग्रही हमेशा क्या करेगा? निडर रहेगा। वह किसी भी ऐसे धमकी के आगे या किसी भी अन्याय के खिलाफ झुकेगा नहीं, वह डरेगा नहीं और सीधा उसके आगे खड़ा मिलेगा। इसलिए कहा गया है सत्याग्रही परिणाम से भी कभी भयभीत नहीं होगा। सत्याग्रह के उपरोक्त सभी तथ्यों की व्याख्या गांधी जी ने की है। सत्याग्रह के उपरोक्त सभी तथ्यों की व्याख्या गांधी जी ने 1920 के अपने पत्र यंग इंडिया में लिखे गए एक लेख माध्यम से किया था। इनका मानना था कि अहिंसा मानव प्रजाति का धर्म है, जैसे हिंसा पशुओं का धर्म है, क्योंकि पशुओं में विवेक नहीं होता है। जिस सत्याग्रह की हम चर्चा करते हैं उसके बारे में गांधी जी ने स्पष्ट रूप से 1920 में एक लेख लिखा था। अपने एक पत्रिका वो निकालते थे, उसमें यंग इंडिया उसका नाम था। तो उसमें उन्होंने एक लेख लिखा था कि सत्याग्रही का क्या उद्देश्य है या सत्याग्रही कौन हो सकता है, सत्याग्रही का धर्म क्या है। अगर इसकी व्याख्या की जाए, आज तक जितने भी गांधीवादी सेमिनार हुए हैं, अब तो मैं नहीं जा पाता बहुत अधिक, लेकिन जब स्टूडेंट लाइफ हुआ करता था, मान लो जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो पीएचडी में तो 3-4 साल बहुत मस्ती सा होता है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी घूमते रहिए। मतलब सभी बच्चे नहीं घूम पाते हैं, लोग घर में ही बैठ करके थीसिस तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो मेरा डिजर्टेशन था, यानी जो मेरा जो था वो गांधी के ऊपर ही था, यानी गांधीवाद को विशेष तौर पर हमें उसमें उल्लेखित करना था और गांधी जी में भी खास करके विनोबा भावे को भी उसमें उल्लेखित करना था। तो मुझे गांधी जी और विनोबा के बारे में पढ़ने का अच्छा खासा मौका मिला विभिन्न लाइब्रेरी में जा करके। जैसे यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र तक की लाइब्रेरी को मैंने छाना। बहुत सारे लोग उसमें हुआ करते थे। एक विशेष व्यक्तित्व का मेरे ऊपर प्रभाव भी रहा। आप लोग तो वैसे गांधीवादी का नाम भी नहीं जानते होंगे, और ये जो जिस गांधीवादी की मैं बात कर रहा हूँ शायद आपने इतिहास में पढ़ा भी नहीं होगा। नाम उनका था श्रीमान वसंत नारगोलकर, और उनकी वाइफ थी। दोनों बहुत प्रचंड गांधीवादी कार्यकर्ता थे, खास करके विनोबा भावे से जुड़ी हुई थी। महाराष्ट्र के क्षेत्र में रहती थी। एक बार ऐसे ही मैंने उनको लेटर लिखा, एक पोस्ट कार्ड लिखा। पहले मुझे लेटर लिखने का बड़ा शौक होता था और लेटर लिखना मजबूरी भी होती थी।
कि लेटर लिख करके ही हम किसी से संवाद कर सकते थे। एक बार मैंने उनको लेटर लिखा, तो अब देखिए इतना सिंसियर उस समय के लोग हुआ करते थे कि मेरे लेटर का जवाब उन्होंने तुरंत लेटर से भेजा, मतलब अपने हाथों से लिख करके मुझे लेटर भेजा, ये नहीं कि कहीं से टाइप करवा के भेजा। और उन्होंने आमंत्रित किया कि आप आइए मेरे यहाँ और देखिए कि गांधीवादी साहित्य क्या कहता है। बड़ा मजा आया, और खास करके जो सादा जीवन है जीने की बात, वहीं से मुझे उनको देख करके, मतलब इतने बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतना विद्वान और इतना बड़ा व्यक्ति इतने सिंपल तरीके से रहता हो, कोई दिखावा नहीं, जीवन में किसी चीज की चाहत नहीं। ऐसा कपड़ा पहनते जैसे खादी वस्त्र पहनते, तो खादी वस्त्र में प्रेस करने की भी जरूरत नहीं होती है। हम लोग तो उतने सिंपल नहीं हो पाए जितने कि वो महामानव सिंपल थे, लेकिन हाँ, सादगी एक वहां से जरूर सीखने को मिला कि दिखावे के जीवन से बेहतर, मतलब बदतर जीवन कोई हो नहीं सकता है। तो यहां हमने क्या देखा कि अपने पत्र यंग इंडिया में लिख करके उन्होंने सत्याग्रह के बारे में बताया। इनका मानना था कि अहिंसा मानव प्रजाति का धर्म है, जैसे हिंसा पशुओं का धर्म है। उन्होंने कहा कि मनुष्य मूलतः हिंसक नहीं होता है, मूलतः अहिंसक होता है। क्यों? क्योंकि मानव में विवेक होता है, पशुओं में विवेक नहीं होता है, तो वह हिंसा और अहिंसा के बीच में कोई फर्क नहीं कर पाता है। लेकिन मानव तो विवेकी प्राणी है, तो मानव का मूलभूत गुण जो है वह हिंसा से परे रहने का है, इसलिए हमें अहिंसक होना आसान बनना रहेगा। इसका मानना था कि अहिंसा मानव प्रजाति का धर्म है, जैसे कि हिंसा पशुओं का धर्म है। अहिंसक व्यक्ति कायर नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो हिंसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह कायर हो गया, वह दुर्बल हो गया, वह डरपोक हो गया। इसलिए उन्होंने कहा था कि कायरता तथा हिंसा में किसी एक का चुनाव करना हो तो वह हिंसा को अधिक उचित मानेगा। बोला कायर व्यक्ति कभी सत्याग्रही नहीं हो सकता, जो डरपोक व्यक्ति होगा वो तो वैसे भी डर जाएगा, जैसे ही उसको घुड़की दी जाएगी बड़े लोगों के द्वारा, वो फरार हो जाएंगे, वो वहां से फरार हो जाएंगे। मुझे इस मामले में, मतलब आधुनिक भारत में बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि आप गांधी जी पर एक फिल्म बनी थी रिचर्ड एटनबरो वाली, उसको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला था। गांधी जी के ऊपर एक फिल्म बनी है, अच्छी फिल्म है, अगर कभी मौका लगे तो आप जरूर देखिएगा। गांधी जी करके आप डालेंगे तो वो फ्री यूट्यूब पर कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, रिचर्ड एटनबरो वाला। लेकिन एक दो कहानी और भी जो कॉमर्शियल फिल्म होता है उसमें भी बहुत कभी कभी संदेश गहरा आता है। जैसे आप देखेंगे एक फिल्म बहुत पहले आई थी, याद नहीं है कब आई थी, मुन्ना भाई MBBS करके आया था, और उसमें बहुत ही मजाकिया तौर पर गांधी जी के सिद्धांत को दिखाया गया था। लेकिन कहीं कहीं जाकर के वह फिल्म बड़ा सीरियस हो जाता है और गांधीवाद की बेसिक चीज को वह स्पष्ट करता है। जैसे आप देखेंगे गांधी जी की आलोचना करने वाले भी बहुत सारे ग्रंथ आते हैं, गांधी और सुभाष के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करने वाले भी बहुत ग्रंथ आते हैं। तो जो सत्याग्रह पर विश्वास करता होगा वही ऐसे चीजों का मजा ले पाएगा, अदरवाइज नहीं मजा ले पाएगा। उसको अगर सत्याग्रह पर विश्वास नहीं है तो ये गहराई, अंदर हृदय की गहराई से वो बातें निकलेगी ही नहीं। तो इसलिए अगर चाहे तो थोड़ा सा उसको महसूस कर सकते हैं किसी किताबों के माध्यम से। इन्होंने कहा कि अहिंसक व्यक्ति कायर नहीं होता, कायर है तो इसका मतलब वो अहिंसक नहीं है, वो डरपोक है, और डरपोक होने से अच्छा है कि आपको हिंसक होना चाहिए। गांधी जी की कथनी और करनी में भेद नहीं करते थे, ये बहुत बड़ा है व्यक्तित्व पर प्रभाव, और मुझे लगता है कि काफी हद तक, संपूर्णता में तो नहीं लेकिन काफी हद तक मैंने ये बातें जरूर अपनाने की कोशिश की है, जो मुझे लगता है कि मैंने गांधी जी को पढ़ा है। तो ये लाइन मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, और मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति कोई इसको अपना लेता है तो उसके जीवन से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाएंगे। कथनी और करनी में भेद नहीं करना, यानी जो हम कहते हैं अगर वह नहीं करते तो हमारा व्यक्तित्व स्पष्ट नहीं होता है, हमारा व्यक्तित्व बहुत धुंधला सा दिखाई देता है और लगता है कि हमारे व्यक्तित्व का कोई प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा। जो हम कहें वो जरूर करें, ये बहुत कठिन होता है कि अगर मैंने कह दिया कि ये करना है तो वही चीज फिर नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, व्यक्तित्व धूमिल हो जाता है। गांधी जी ने प्रयास किया कि कथनी और करनी में भेद नहीं हो। हालांकि सब लोग नहीं मानेंगे, ना मेरे बारे में ना गांधी जी के बारे में मानेंगे कि गांधी जी के बारे में मार्क्सवादी विद्वान बड़ी आलोचना करते हैं। बोला गांधी जी से झूठा तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है, गांधी जी ने हमेशा झूठ बोला है, हमेशा लोगों को बरगलाया है। अगर मार्क्सवादी विद्वानों को आप पढ़ेंगे, खास करके रजनी पामदत्त को पढ़ें, रजनी पामदत्त, RP दत्त के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, तो गांधी जी की उन्होंने धज्जी उड़ा के रख दी है। उन्होंने कहा गांधी जी से झूठा तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है,
ये क्या था, एकदम झूठ फरेब का सहारा लेकर के अपने आप को स्थापित किया। जैसे अभी भी देखेंगे कि कुछ जो विरोधी विचारधारा है कांग्रेस के, जैसे कि आरएसएस या इस टाइप के जो संगठन हैं, उनके द्वारा भी, आरएसएस तो वैसे खुल के नहीं बोलता है, लेकिन उनके जो व्याख्याकार हैं वो इस बात की आलोचना करते हैं कि गांधी जी ने कुछ गलत अवधारणा ऐसी बनाई जिसकी वजह से देश का विभाजन हुआ। तो बहुत सारे विचार हैं जो गांधी जी की आलोचना करते रहते, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गांधीवाद खराब हो गए। उन्होंने कहा कि कथनी और करनी में भेद नहीं रखा जाना चाहिए और इस पर उन्होंने अमल करने की कोशिश की, भले कोई माने या ना माने। मैं तो मानता हूं कि उन्होंने इस बात को जरूर किया और इनका सत्य और अहिंसा के साथ जनता के संघर्ष की अटूट क्षमता में भी विश्वास था। इन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा का फॉलो करना ही चाहिए और इनको पता था कि सभी व्यक्ति सत्य और अहिंसा का प्रयोग करने वाला होता है, केवल उसकी शक्ति को जगा दें, और जनता में संघर्ष की अटूट क्षमता होती है। इसलिए उन्होंने किसी वर्ग पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में जनता को प्रोत्साहित किया, यानी जनता के पक्ष को रखने की कोशिश की। समझ पा रहे हैं बात को? एक बार देखेंगे, ठीक है। दोबारा बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक आया, किसका नाम बता दें? बिल्कुल मंजू जी, मुझे नहीं, पीएचडी स्टूडेंट के एमए कंप्लीट किया है। चलिए एमए कंप्लीट करेंगे तो पीएचडी भी कर लेंगे। चलिए, तो देखना नहीं है बल्कि उसको महसूस भी करना है, उसको महसूस करना। देखिए होता क्या है कि जब सामाजिक परिप्रेक्ष्य आपका बड़ा होगा ना, जो अधिक चीज आप सोच पा रहे होंगे, अच्छी अच्छी चीजों को सोच पा रहे होंगे, तो बहुत चीजों में फिर अलग अच्छी जो दुनिया होती है उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे आप सोच पाएंगे जब तक किताब पर हम नहीं आते हैं, किताबों पर कंसंट्रेट नहीं करते। मैं जितनी बातें आपको बताता हूं, क्या आपको लगता है कि मैं दिन भर कहीं घूमता रहता हूँगा, कहीं जाकर के मुझे टाइम कहाँ होता है कि मुझे लगता है 10 साल हो गया होगा दिल्ली में रहने के बावजूद भी दिल्ली में इंडिया गेट जैसा कोई चीज होता है, घूमने की जगह होती है, 10 साल से ज्यादा हो गया होगा शायद मैं वहां पर गया नहीं आज तक। मुझे टाइम ही नहीं होता कि मैं अपने ही दिल्ली में कभी घूमने के लिए भी निकल सकूं। मुझे सारी बातें कैसे पता होती है दुनिया के बारे में? पढ़ना होता है, उसके लिए किताबों को पढ़ना होता है, न्यूज़पेपर को पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रहना होता है, उससे भी हम जानकारी ले लेते हैं। जानकारी लेने के लिए खाली घूमना जरूरी नहीं है, जो मैंने कहा है बार बार कि विजुअल इफेक्ट उत्पन्न करना होता है। विजुअलाइजेशन हम करने लगते हैं किसी घटना का, तो बहुत सारी घटनाओं का गुणनफल हमें पता चलने लग जाता है। तो हमने क्या देखा कि गांधी जी की कथनी करने में भेद नहीं है और उन्हें जनता की क्षमता में, संघर्ष की क्षमता में अटूट विश्वास था। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की वापसी होती है। क्या होती है? गांधी जी 46 वर्ष की अवस्था में 1915 में भारत लौटे और भारत लौटने के बाद उन्होंने सीधे राजनीति में भूमिका नहीं निभाई, बल्कि 1 वर्ष तक उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत की जनता की दशाओं को समझने का कार्य किया। 1916 में उन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की और इसके पश्चात इन्होंने कुछ क्षेत्रीय आंदोलन में भाग भी लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 46 वर्ष की अवस्था में गांधी जी वापस आते हैं। गांधी जी केवल 1 वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और जब गए थे तो वह लगभग 25 या 26 वर्ष के थे और जब वहां से लौटे 46 ईयर के हो चुके थे और 20 वर्ष तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया। 20 वर्ष तो नहीं कहा जाए एडजेक्ट, क्योंकि 93 में गए थे तो 7 वर्ष यहां हो गया, हाँ कह सकते हैं 20 वर्ष के आसपास संघर्ष किया। 20-22 वर्ष उन्होंने संघर्ष किया। 93 में गए थे, 1893 में गए थे और 1915 में वापस आए, 1915 में वो वापस आते हैं। लगभग 17 से लेकर के 20 वर्ष तक उन्होंने वहां पर संघर्ष किया, उस भेदभाव के खिलाफ जो भारतीयों के साथ या प्रवासियों के साथ हो रहा था। तो अब यहां आते हैं, तो यहां जब आए गांधी जी, तो गांधी जी के आने के बाद उनकी ख्याति पहले ही फैल चुकी थी कि ऐसे एक व्यक्तित्व है, ऐसे नेता हैं जो अंग्रेजों को उन्होंने घुटने पर ला दिया, कि वहां के सरकार को झुका दिया। गांधी जी के इस आंदोलन की गूंज पूरे विश्व में फैल गई। लंदन जाकर के लंदन के लोगों ने कहना शुरू किया कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार अन्याय कर रही है। यहां तक कि भारत के वायसराय ने भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार गलत कर रही है। जिस प्रकार से आंदोलन हो रहा था, उसका दमन किया जा रहा था दक्षिण अफ्रीका की सरकार के द्वारा। तो गांधी जी की कीर्ति पहले ही फैल चुकी थी। जब गांधी जी वहां सत्याग्रह कर रहे थे तो गोपाल कृष्ण गोखले भी जाते हैं वहां पर सहयोग करने के लिए। और जितने भी प्रमुख नेता हैं, चाहे आप जिन्ना को देखें, मोहम्मद अली जिन्ना है, या टाटा जी को देखें, ये रतन टाटा नहीं, इनके दादाजी थे, टाटा जी को देखें, चाहे हैदराबाद के निजाम को देखें, सब ने फाइनेंशियल एड भेजा, सत्याग्रह चलाने के लिए सब ने पैसा यहां से भेजा था।
तो गांधी जी अननोन नहीं रह गए थे। जब वो 15 में भारत आते हैं तो गांधी जी के बारे में सबको पता चल चुका था, ये ऐसा व्यक्ति है बिना हथियार उठाए ही यह सत्ता को डिमोलिश कर सकता है, यानी सत्ता के अहंकार को ये नष्ट कर सकता है बिना कोई हथियार उठाए। लेकिन गांधी जी जब भारत आते हैं तो उन्होंने डायरेक्ट राजनीति में एंट्री नहीं की। उन्होंने कहा पहले मुझे भारत को समझना है, और भारत को समझने के लिए वे साधारण व्यक्ति के तौर पर पूरे भारत के भ्रमण के लिए निकल गए। जब उनके आत्मकथा को आप पढ़ेंगे, सत्य का प्रयोग नाम है उनके आत्मकथा का, तो उनके आत्मकथा को पढ़ेंगे तो वहां अलग अलग जगहों की उन्होंने चर्चा भी की। जैसे वो उत्तराखंड जाते हैं, उत्तराखंड में जाएंगे तो वो राम झूला की भी चर्चा करते हैं, मतलब राम झूला नहीं, मतलब वहां जो ऋषिकेश है उसकी भी वो चर्चा कर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया विवरण है। और वहीं पर उन्होंने भारत की गरीबी को देखा, भारत के बहुमुखी चरित्र को देखा, और इसी दौरान हम मानते हैं कि शायद उन्होंने लास्ट में अपने वस्त्रों को भी त्याग करने का निश्चय ले लिया था। वस्त्र का मतलब जैन धर्म की तरह नहीं, बल्कि जो अतिरिक्त वस्त्र वो धारण करते थे उनको भी त्याग करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने भारत की गरीबी को गहराई से महसूस किया। जब वो आते हैं लौट करके, उनके पास एक दृष्टिकोण होता है। 1 साल के बाद उनको पता होता है कि मुझे भारत में क्या करना है, मेरी शक्ति क्या है, मैं किसके लिए काम करना चाहूंगा। तो गांधी जी अब जनसाधारण के नेता बनने की तरफ उन्मुख हो रहे थे, और इसी बीच में अंग्रेजों ने उनको बार बार मौका भी दे दिया। कोई भी अन्याय हो गांधी जी खड़े हो जाए, कोई भी अन्याय हो गांधी जी खड़े हो जाए। अंग्रेज बार बार मौका देते थे। अगर अंग्रेज भारतीयों को सताने का काम नहीं करते तो गांधी जी तो शुरू में जब आते हैं भारत में तो वो अंग्रेजों के साथ सहयोग करते हैं, बल्कि उनके लिए सेना जुटाने का काम करते हैं, सैनिक भर्ती करने का काम करते हैं। लेकिन सैनिक भर्ती इस उम्मीद में किया था कि शायद ब्रिटिशों के द्वारा उन्हें सुविधा दी जाएगी, लेकिन क्या सुविधा दी गई? नहीं दी गई। रॉलेट एक्ट जैसा कानून लागू कर दिया। ब्रिटिशों ने गलती की तो गांधी जी को आंदोलन चलाना पड़ा। इस आंदोलन में गांधी जी का नाम होता है। यानी गांधी जी अगर नेता बनते चले गए तो किसकी वजह से? अंग्रेजों की गलतियों की वजह से। अंग्रेजों को समझ ही नहीं आ रहा था इस गांधी से निपटा कैसे जाए। ना ये हिंसा करता है ना कुछ करता है। अब हिंसा करे तब तो उसको गोली भी मार दे, जैसे भगत सिंह ने हिंसा किया, भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया। तो गांधी जी को फांसी पर चढ़ाना संभव था? हुआ संभव? कभी नहीं हुआ। तो यहां पर अहिंसा के आगे अस्त्र बेकार हो जाते। तो यहां गांधी जी ने 1 साल भ्रमण किया, देश को समझा, और उसके बाद राजनीति उन्होंने प्रारंभ की। और जब राजनीति प्रारंभ की तो वह छोटे स्तर पर उन्होंने प्रारंभ किया, यानी कुछ क्षेत्रीय मुद्दे थे। 3 आंदोलन इस दौरान उन्होंने किया, जैसे चंपारण सत्याग्रह जो बिहार का क्षेत्र है। गांधी जी बिहार के नहीं थे, गांधी जी तो गुजरात के थे। लेकिन बिहार के लोगों को यह लग रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इस अन्यायी के खिलाफ कारगर हो सकता है। रामचंद्र शुक्ल थे, रामचंद्र नहीं, राजकुमार शुक्ल थे, सॉरी, राजकुमार शुक्ल ने बहुत सारे नेताओं को टटोला। मदन मोहन मालवीय को कहा, गणेश शंकर विद्यार्थी उसमें बड़े प्रचंड नेता हुआ करते थे, उनको कहा। लेकिन उनको अंतिम आस गांधी जी से लगी, और गांधी जी का पीछा उन्होंने 2 अधिवेशन में किया, लखनऊ में भी और कलकत्ता में भी। फिर अंततः गांधी जी को पकड़ करके चंपारण लाते हैं, और चंपारण सत्याग्रह होता है। गांधी जी को प्रचंड सफलता यहां पर प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से अहमदाबाद मिल आंदोलन शुरू होता है, जो भारतीय मिल मालिक है उसके खिलाफ ही किया जाता है। फिर एक खेड़ा सत्याग्रह होता है। ये तीनों सत्याग्रह गांधी जी को भारत में इस्टेब्लिश कर देने के लिए काफी था। तीनों में गांधी जी को अपार सफलता प्राप्त होती। उसके बाद गांधी जी सार्वभौमिक रूप से भारत के सबसे बड़े नेता बनकर के उभरते। उनके बाद अगला जो 25 से 30 साल चलता रहा, गांधी जी के निर्देशों के अनुरूप ही पूरा राष्ट्रीय आंदोलन संगठित होता है। 1916 में उन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती में एक आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम की स्थापना क्यों की जाती है? आश्रम जो बनाया जाता है, आप सोचते होंगे कि आश्रम क्या होता है। आश्रम मतलब कोई कुटिया नहीं होती है। अगर हम आश्रम की बात की जाए तो आश्रम क्या होता है? ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र होता है, बड़े क्षेत्र में फैला होता है, और यहां पर स्कूल भी होगा, अस्पताल भी होगा, खेत भी होगा, रहने के आवास भी होंगे। यानी इस क्षेत्र में, इस भौगोलिक क्षेत्र में जो आश्रम हमने बनाया, इसमें हमने इस प्रकार की गतिविधियों को बनाया कि किसी भी पैसे की हमें जरूरत ही ना पड़े। यानी हम बाजार के बगैर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आश्रम बनाने का मतलब यही है। एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया है, लेकिन वहां पर जैसे आप देखेंगे कि गांधी जी ने अपने अनुयायियों के लिए
दक्षिण अफ्रीका में भी फिनिक्स आश्रम बनाया था, टॉलस्टॉय फार्म बनाया था। एक हम बंजर जमीन लेते हैं, बंजर जमीन में ही हम रहने का आवास बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, न्यायपालिका बनाते हैं। न्यायपालिका की जरूरत ही नहीं है क्योंकि विवाद वहां होगा नहीं। फिर हम खेत भी रखते हैं, कुछ भाग हम क्या करते हैं, लैंड के रूप में रखते हैं, ताकि यहीं से हम उत्पादन भी कर सके हर चीज का। और उसी उत्पादन को अगर चाहे तो थोड़ा बाजार में बेच करके और उससे कुछ धन प्राप्त कर ले, जैसे बीज वगैरह खरीदना है तो बाजार से खरीदना पड़ेगा, तो या बीज हम बचा भी सकते हैं। पशुधन रखेंगे ताकि दूध वगैरह की जरूरत हमें पड़ती है तो वो भी पूरा हो सके। बच्चों के एजुकेशन की बात होगी, बच्चों के स्वास्थ्य की बात होगी, वह सभी इसी आश्रम के अंदर ही होगा। यानी ये इसको बाजार की कोई जरूरत नहीं है। हमें बाजार की जरूरत होती है इसीलिए हम तिक्रम लगाते हैं। अगर हम बाजार से वस्तु ना खरीदें और अपने ही घर से अपना काम चला लें तो फिर हमें बाजार की क्या जरूरत है, हम क्यों फिर अधिक पैसा कमाने के लिए मजबूर होंगे। गांधी जी इस प्रकार की अवधारणा पर, बेसिक अवधारणा पर काम करते थे कि जो भी व्यक्ति है अगर वह स्वार्थी होता है तो वह बाजार की गतिविधियों से प्रभावित होता है। हमें बाजार में जाना ही नहीं है, हम क्या करेंगे, ऐसा आश्रम बनाएंगे जिसमें कि सब कुछ उपलब्ध रहेगा, सारी बातें उपलब्ध रहेगी। क्या किया इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती नदी के किनारे था साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना की। फिर इन्होंने 3 मूवमेंट चलाया। एक मूवमेंट है आपका चंपारण सत्याग्रह 1917। ये सब हमारे लिए नॉन फैक्ट्स है, इसको हम कोई ठीक है मंजू, समझते जाइएगा। हाँ, मैं मिलने गया था वहां पर, मुझे तो जाना ही था मिलने के लिए। मैंने ऐसे ऐसे गांधीवादी लोगों से मुलाकात करी है, जैसे आपको नाम एक याद होगा अगर कभी ढूंढेंगे तो, विनोबा के बाद सबसे बड़ी जो विनोबा के अनुयायी थे निर्मला देशपांडे जी थी। अभी मुझे लगता है 10-15 साल पहले ही उनका देहांत हुआ है, दिल्ली में ही उनका है। और संजोग कहिए कि जो यूपीएससी का भवन है ना शाहजहां रोड पर दिल्ली में, यूपीएससी के भवन के ठीक सामने उनका भी आवास हुआ करता था उस समय। तो यूपीएससी जाना होता था, यूपीएससी ऑफिस जाना वैसे ही बड़ा अच्छा लगता था। एक तो लुटियंस जोन है, वहाँ साफ सुथरा रहना बड़ा अच्छा लगता था देखने में, और यूपीएससी भवन के घंटों आगे जा करके बैठना भी बड़ा अच्छा लगता था। मतलब लगता था कि आईएएस वाला फीलिंग आने लग जाता। वहाँ जाते थे तो फिर सामने सेवा सदन भी उनका था। तो जैसे आप मुखर्जी नगर के पास देखेंगे कि कैंप का एरिया है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे हरिजन बस्ती है या कुछ सेवा सदन बना हुआ है, तो वहाँ पर भी उनका आना जाना रहा हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह देखते हैं। तो भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में किया। चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर नील के बागानों के मालिकों के लोगों द्वारा, कर दीजिएगा जब आप लिखेंगे ना तो आप ये सुधार करके देंगे, नील के बागान के मालिकों द्वारा भारी अत्याचार किया जा रहा था। नियम के अनुसार किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी तथा नीलहों यानी नील के बागान मालिक द्वारा तय कीमत पर ही उसे बेचनी होती थी। अब जरा इसको समझेंगे कि करता क्या है ये। नील यानी इंडिगो का उत्पादन इसलिए होता है ताकि कपड़ों पर रंग चढ़ाया जा सके, जो ब्लू कलर का रंग है उसको चढ़ाया जा सके। अब तो कपड़े ही सिंथेटिक आने लग गए हैं तो उस पर शायद इंडिगो का प्रयोग कम होता ही होगा, मुझे आइडिया नहीं है। तो पहले क्या होता था कि अब तो इंडिगो जो है वह केमिकल है, रंग है वह। अब नील जो आप डालते हैं, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, तो उस प्रकार का जो नील डालते हैं व्हाइट करने के लिए कपड़े को, वह एक केमिकल है पहले, लेकिन वह पौधा होता था और पौधे के जड़ से ही हम क्या देखते हैं, पौधे से ही वह उस नील की प्राप्ति होती थी, इंडिगो की प्राप्ति होती थी और उसको उत्पादन किया जाता था खेतों में। अब बागान में हम पैसा लगा रहे हैं, यानी ब्रिटिश जो पूंजीपति है वो आकर के बागानी कृषि कर रहे हैं और नील का उत्पादन करके उसको यूरोप में बेच रहे हैं। तो यहां पर भारतीय किसान नील की खेती नहीं करते थे, उनको करने की जरूरत भी नहीं थी। तो ब्रिटिशों ने कहा कि भाई तुम लोग गरीब व्यक्ति हो, नाचीज व्यक्ति हो, थोड़ा ध्यान दो, आप खेती के पैटर्न को चेंज करो। और खेती के पैटर्न को चेंज करने के बाद आप क्या करना है आपको, कि आप नील की खेती करो। और नील की खेती करने के लिए जो पैसा चाहिए वो मैं देता हूं, बस एक शर्त होगा कि नील मुझे ही आपको बेचना पड़ेगा उत्पादन करने के बाद, और आप दूसरे को नहीं बेच सकते। ये उन्होंने लगा दिया। अब यहां पर बढ़िया है, आपने पैसा दिया उत्पादन करने के लिए और जो उत्पाद होगा वह भी आप खरीद लीजिएगा, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि नील भाई उसके ही दर पर आपको बेचनी होगी। आप दूसरे को ना तो बेच सकते हैं और ना ही कीमत आप बढ़ा सकते हैं। अगर किसानों को घाटा लग रहा है तो लग रहा है, उससे नीलहों को कोई लेना देना नहीं। और नीलहे अगर चाहे कि मैं इतना पैसा ही आपको दे दूंगा, ये भी आपको नहीं करने दिया जाता था, आपका शोषण होता था। एक कहानी देखिए, शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने एक चीज जरूर खाया होगा या देखा तो होगा। अब तो गांव गांव में भी लड़ी बन करके एक मिलता है चिप्स, पोटैटो चिप्स मिलता है, आलू का चिप्स। आप लोगों ने खाया ही होगा, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। पोटैटो चिप्स को आप निकाल करके देखिएगा, वैसे निकालते ही आप खा जाते होंगे, आपने देखा नहीं होगा, शक्ल सूरत नहीं देखा होगा। एक कंपनी है आपका लेज, LEYZ, पता नहीं क्या नाम लिखा, उसको कहते हैं लेज। पेप्सिको कंपनी का वह ब्रांड है, पेप्सिको कंपनी है ना, उसी का वह ब्रांड है लेज, आई थिंक सो। तो लेज का अगर आप निकाल के देखेंगे तो उसका जो चिप्स होगा वह होगा तो उसमें 4 ही, लेकिन उसका चिप्स थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, बड़ा होगा और थोड़ा मुलायम भी होता है। तो आपको पता है कि घर में जो आप आलू खाते हैं उस आलू से वह चिप्स नहीं बनता है, उसकी आलू की वैरायटी अलग होती है। और उस आलू की वैरायटी भारत में ही उत्पादित की जाती है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे पंजाब का एरिया है। तो पंजाब में किसानों को कहा गया पेप्सिको के द्वारा कि आप अपने क्षेत्र में, यानी अपने खेत में, जो भी आपके पास खेत है वहां पर मेरे द्वारा दी गई वैरायटी को ही आप लगाइए, उसी आलू को आप रोपिए और उस आलू को आप मुझे ही बेचेंगे, दूसरे को नहीं बेचेंगे, ऐसा करार कर लिया। जैसे नील की खेती वाला करता था, नील वाला कहता था कि आप अपने खेत में नील का उत्पादन कीजिए और वह नील मुझे ही बेचना है, दूसरे को नहीं। अभी भी पेप्सिको यही करती है या अन्य कंपनी भी यही करती है, जैसे अडानी वगैरह है या जो भी कंपनी इस टाइप के चिप्स को बनाती है वो यही करती है। वह किसानों को अग्रिम धन देती है, बीज देती है कि आप जाकर के वैसे आलू का को बोइए और जब उत्पादन होगा तो एक भी आलू अपने घर में आप नहीं रख सकते हैं और सारा आलू आपको निकाल करके मुझे देना पड़ेगा ताकि उसका चिप्स बनाया जा सके, क्योंकि आलू की एक विशेष वैरायटी होती है। अब हुआ क्या, चूंकि पेपर अगर गहराई से आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब बातें पता चलती। हुआ क्या कि गुजरात के कुछ किसान, गुजरात राज्य है ना, गुजरात के कुछ किसान चले गए पंजाब घूमने के लिए। भाई गए, देखें वहां पर खेती कैसी होती है, तो वो उस खेती में भी चले गए जहां पर कि ये आलू लगा हुआ था। अब किसानों को, जो किसान है वो तो थोड़े दयालु होते हैं, जब उनके मित्र आए हैं घूमने के लिए तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा मित्र है, तो यद्यपि यह करार किया हुआ था कि हम उसका एक भी आलू खर्च नहीं कर सकते हैं, उन्होंने 5 किलो 10 किलो आलू अपने मित्र को दे दिया कि लो मित्र, देखो कितना बढ़िया आलू है, सफेद सफेद है, बड़ा बड़ा है, कितना बढ़िया है। अब जो गुजरात का किसान है वह क्या करता है, वह जाकर के वह आलू अपने खेतों में लगा देता है। तो गुजरात में भी पेप्सिको जैसा आलू बनने लग जाएगा। और जब वह आलू मार्केट में आ गया बिकने के लिए, तो पेप्सिको कंपनी के कर्मचारी भौचक रह गए कि जो आलू पंजाब में उत्पादित होना चाहिए वो गुजरात में कैसे हो रहा है। तो फिर उन्होंने इंक्वायरी सेट की और इंक्वायरी सेट की, पता चला कि एक किसान ने कुछ आलू गिफ्ट कर दिया था वहां पर ले जाने के लिए। तो उस किसान के ऊपर केस कर दिया गया, फॉर्जरी का केस कर दिया गया कि आपके ऊपर इतना मुआवजा लगाया जाता है कि आपने मेरी वैरायटी को मार्केटाइज कर दिया। किसान ने कोई मार्केटाइज नहीं किया था, उसने तो गिफ्ट में दिया था, लेकिन उसके ऊपर यह आरोप लगा दिया गया। और आरोप ही नहीं लगाया, कोर्ट में केस कर दिया, क्योंकि एग्रीमेंट किया हुआ है। कोर्ट में केस कर लिया। अब तो किसान बड़े मुश्किल में पड़ गए। संजोग हुआ, भारत में लोकतंत्र है, तो दूसरे लोगों ने इसको नोटिस में लिया। फिर वह कंपनी हार जाती है कोर्ट केस और आदेश दिया जाता है कि ऐसा कोई नियम अगर अनजाने में भंग हुआ है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन यह तो स्वतंत्र भारत है, फिर भी किसान बच गया। परतंत्र भारत में जब अंग्रेजों का राज है, उसी का कोर्ट कचहरी कानून सब है, तो कैसे बचेगा। तो नील का उत्पादन किया जा रहा था और जबरन खेती करवाई जा रही थी और अपने ही मूल्य पर उसको वसूला जा रहा था। यही मामला था जो गांधी जी जहां पर पहुंचते हैं उत्पादन करने के लिए। आशा करता हूं कि करंट वाले मैटर से आपने भयावहता को समझा होगा कि वहां के किसान, जो चंपारण के किसान थे, वो किस प्रकार से संकट में पड़े हुए थे। ठीक है बच्चे, यहां देखते हैं। हाँ, यहां हम क्या देखते हैं कि किसानों पर नील के बागानों के मालिकों के लोगों द्वारा भारी अत्याचार किया जा रहा था। नियम के अनुसार किसानों को अपनी जमीन के
कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी और नीलहों का मतलब होता है नील के बागान के मालिक द्वारा तय कीमत पर ही उसे बेचनी होती थी। फिर हम देखते हैं कि राजकुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति था, एक किसान था, इनफैक्ट ये धनी किसान था। इसने गांधी जी से अपील की। राजकुमार शुक्ल नामक किसान ने के विशेष अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जेवी कृपलानी, नरहरि पारिक, महादेव देसाई के साथ मिलकर उन्होंने मामले की जांच की तथा अधिकारियों के चंपारण छोड़ने के आदेश के बावजूद आंदोलन करने का निश्चय किया, यानी सत्याग्रह करने का निश्चय किया। अंततः गांधी जी के दबाव में बिहार के गवर्नर अल्बर्ट गेटे ने एक जांच समिति बनाई, जिसमें स्वयं गांधी जी भी थे, और इस समिति की सिफारिश पर अंततः नीलहों के का शोषण समाप्त हो जाता है, यानी नील की खेती की प्रणाली यह भंग कर दी जाती है। गांधी जी आते हैं चंपारण। जैसे गांधी जी पहुंचते हैं, प्रशासन ने कहा कि गांधी जी सावधान, आप निकलो यहां से, आपका यहां कोई स्थान नहीं है। गांधी जी ने कहा भाई ये देखो, मैं बड़ी दूर से आया हूं, और ऐसी धमकी आपने देखा होगा बड़े बड़े गुंडे को देते हो कि मैं आ गया हूं, जिस धरती पर मैंने पैर रख दिया वो मेरा हो गया। गांधी जी ने कहा देखो भाई, आया तो हूं मैं बड़ी दूर से, मुझे बुलाया गया है, और आ गया हूं तो बिना जांच किए तो मैं नहीं जाऊंगा। चाहे मुझे आप फांसी दे दो, जेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आ गया हूं तो मैं एक बार जांच जरूर करूंगा कि किसानों की समस्या वास्तविक है या नहीं है। उनको वहां पर बेतिया राज हुआ करता था, बेतिया एक जगह का नाम है। तो बेतिया राज ने कहा, बेतिया प्रशासन ने कहा कि आपको इमीडिएट यहां से छोड़ करके चला जाना चाहिए, आपको यहां रहने का अधिकार नहीं है, और गांधी जी को गिरफ्तार भी करने की कोशिश की। लेकिन जन समूह इतना बड़ा था कि अंततः उन्हें छोड़ना पड़ा। और जब यह सूचना बिहार के गवर्नर को मिली, जो अल्बर्ट गेटे था, उसको जब सूचना मिली तो उन्होंने सोचा कि भाई गांधी जी से लगने से बेहतर है, बेकार में मुद्दा और बढ़ेगा, एक जांच समिति बैठा देते हैं ताकि पता चल पाए कि किसानों का शोषण हुआ है या नहीं हुआ है। और इस जांच समिति में गांधी जी को भी कहा कि आप भी सदस्य बन जाओ। तो गांधी जी भी उसमें शामिल हो जाते हैं, और अंततः मेमोरेंडम लिया जाता है, जो जनता है उनसे आवेदन लिया जाता है जिनका जिनका शोषण हुआ है, और पता चला जांच समिति को कि जनता का भयानक शोषण हुआ है। और अंततः फिर वापस करने की बात आई, लगभग 25% जो अवैध वसूली हुई थी उसको वापस किया गया, और नील की खेती वाला जो ये दंश था ये समाप्त हो जाता है। तो गांधी जी पहली सफलता चंपारण में प्राप्त कर लेते हैं 1917 में। दूसरी सफलता मिलती है उनको 1918 में, और यह सफलता भारतीयों के खिलाफ ही मिल जाती है। कैसे? गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूर तथा भारतीय मिल मालिक के एक विवाद में हस्तक्षेप किया, जो मजदूरी में 35% बढ़ोतरी के मांग से जुड़ा हुआ था। गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में अनशन भी किया और मजदूरों से हिंसा रहित हड़ताल भी कराई। अंततः यह आंदोलन भी सफल रहता है। इस आंदोलन की विशेषता क्या रही? एक मिल है, मिल मालिक भारतीय है, कोई विदेशी नहीं है। अब मिल मजदूर जो है, वहां पर जो श्रमिक काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई प्लेग वगैरह फैला हुआ था, बड़ी महंगाई बढ़ गई है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे वेतन में 35% की बढ़ोतरी कर दीजिए। मिल मालिक ने कहा कि बिल्कुल नहीं करूंगा। तब क्या करे, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो गांधी जी को भी मौका मिला। गांधी जी भी गुजरात के ही थे और वो उनके मित्र ही थे। अंबालाल साराभाई वगैरह देखेंगे तो इनके मित्र ही थे। इन्होंने कहा कि यहां मित्रता नहीं देखी जाएगी सत्याग्रह में, अगर मजदूरों का की मांग जायज है तो मित्र हो या शत्रु हो, चाहे ब्रिटिश हो चाहे भारतीय हो, सत्याग्रह तो करनी पड़ेगी। और वो भी बड़ा अड़ियल स्वभाव के थे। तो गांधी जी सत्याग्रह में उतरते हैं तो उन्होंने और हार्ड रुख अख्तियार कर लिया। मजदूरों को कहा तुम्हें भगा दूंगा, तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। तो मजदूर तो डर जाएगा ना कि अगर मुझे नौकरी मेरी चली गई तो मेरा परिवार का क्या होगा। गांधी जी ने कहा नहीं, आप स्थिर रहो, कुछ नहीं होगा। गांधी जी ने ताकत की। गांधी जी ने कहा कि अनशन भी किया। गांधी जी ने कहा कि अगर बात नहीं मानोगे तो मैं भूखे मर जाऊंगा। बात नहीं मानी। फिर हम देखते हैं इससे हड़ताल भी कराए। मजदूरों को कहा कि आप कोई भी फैक्ट्री में जाओ ही नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगा तो घाटा तो उसे भी होगा। तो सब कुछ कर करा करके अंत में हम क्या देखते हैं कि यह भी आंदोलन सफल हो जाता है। यह भारतीयों के खिलाफ किया गया पहला मूवमेंट था। फिर हम देखते हैं एक तीसरा आंदोलन होता है आपका खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा भी कहां है? गुजरात में ही है। खेड़ा सत्याग्रह है गुजरात के खेड़ा जिले में। फसल खराब होने के बावजूद सरकार ने लगान माफी नहीं की तो गांधी जी ने किसानों के पक्ष में आंदोलन किया। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी साथ गांधी जी को मिला और अंततः यह आंदोलन भी सफल हुआ। यानी फसल नष्ट हो गया था,
रैयतबारी का क्षेत्र था। अंग्रेजों के द्वारा कहा जा रहा था कि आपको हर हालत में लगान देना पड़ेगा, लेकिन गांधी जी ने कहा कि लगान देने की जरूरत नहीं है। सरकार ने धमकाया। सरकार पहले यही करती है, सरकार नहीं, कोई भी अन्यायी व्यक्ति आपको यही करेगा, पहले आपको धमकी देगा, मैं आपको मार दूंगा। तो मार दो भाई। तो अब जब मारना तो संभव नहीं होता है, फिर हम क्या देखते हैं, अंततः यह आंदोलन भी सफल हो जाता है, खेड़ा आंदोलन भी सफल हो जाता है। ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, गांधी जी का अगर सामाजिक सरोकार देखा जाए तो इन्होंने धर्म के ऊपर भी बोला। गांधी जी ने समाज को एक बनाने हेतु छुआछूत, जाति भेद, धर्म भेद आदि को दूर करने का न केवल उपदेश दिया, बल्कि संस्थाओं के माध्यम से भी संकल्प जताया। गांधी जी धर्म परायण हिंदू थे। इन्होंने हिंदू धर्म की इस बात के लिए सराहना की, इसमें सहिष्णुता का भाव अधिक है। गांधी जी ने कभी भी धर्म को नहीं छोड़ा। ध्यान रखिएगा, वर्तमान जो हम सांप्रदायिक और वर्तमान में जो धार्मिक लोगों की बात करते हैं या धर्मनिरपेक्ष लोगों की बात करते हैं, उनके ऊपर गांधी जी ने एक तमाचा लगाया। इन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भैया मैं धर्म परायण हिंदू, मुझे धर्म में गहरी आस्था है, लेकिन मेरा धर्म दूसरे को शोषित करने के लिए नहीं है, दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं है। मेरा धर्म अपना है और मैं दूसरे धर्म को भी मानता हूं कि वह भी बराबर है। कोई भेद नहीं है धर्म में। इसका मतलब धर्म को हम बराबर मानने का मतलब यह नहीं है कि हम अपना धर्म छोड़ करके किसी दूसरे धर्म की बात करने लगे। आजकल एक नया ट्रेंड चला है भारत में, उसे हम बहुत अधिक प्रगतिशील मानते हैं, उसे बहुत अच्छा व्यक्ति मानते हैं जो अपने धर्म को गाली दे और दूसरे धर्म की सराहना कर दे। उसे हम मानते हैं हाँ ये धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है। जैसे मैं हिंदू हूं तो हिंदू धर्म को अगर मैं गाली दूं और दूसरे धर्म की मैं सराहना करूं, तब लोग कहेंगे हाँ ये व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष। ये बहुत ही गलत अवधारणा है। गांधी जी ने भी स्थापित किया, आप जिस भी धर्म में रहते हैं वह धर्म आपका है, आप उसका पालन कीजिए, और धर्म कभी बुरा नहीं होता है। धार्मिक जो बातें कही गई है वह नैतिक बातें होती है। भारत के धर्म की खासियत है वह नैतिकता से परे एक भी धर्म नहीं। एक भी धर्म की किताबों को पढ़ करके आप बता दें कि कहीं पर भी आपको गलत करने के लिए कहा गया। यह बात अलग है कि गलत करने की शिक्षा हम उसकी गलत व्याख्या से भी कभी कभी जोड़ देते हैं। जैसे जोड़ देते हैं कि दुर्गा माता या किसी है कि उसको हम देखते हैं कि तलवार से राक्षसों का वध किया है। कभी कभी उदाहरण आप देखेंगे कि यह भी दिया जाता है कि अगर कोई बुरा व्यक्ति सुधरने के लिए तैयार नहीं हो तो उसकी हत्या करने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। यह गलत अवधारणा है। हिंसा कहीं नहीं किसी भी धार्मिक किताबों में बताई जाती है, बस उसकी व्याख्या गलत तरीके से होती है। गांधी जी ने कहा कि मैं धर्मपरायण हिंदू, और हिंदू धर्म इस मामले में अन्य धर्मों से ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि यह अधिक सहिष्णु धर्म है। यह सामाजिक परिप्रेक्ष्य उनका है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध भी उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून के खिलाफ सत्याग्रह करने का निश्चय किया, जो उनके द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया प्रथम अखिल भारतीय मूवमेंट था, प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था गांधी जी के द्वारा भारत में। उन्होंने इससे पहले भी चंपारण सत्याग्रह किया, अहमदाबाद सत्याग्रह किया, खेड़ा सत्याग्रह किया, लेकिन वह रीजनल कॉन्टेस्ट था, यानी क्षेत्रीय आंदोलन था। अखिल भारतीय आंदोलन, ये पूरे भारत में जो आंदोलन उन्होंने पहली बार चलाया वह रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के खिलाफ ही था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा नामक एक संस्था बनाई। उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह सभा नामक संस्था बनाई, जिसके सदस्यों ने इस कानून का पालन नहीं करने और गिरफ्तारी और जेल जाने का संकल्प लिया। इन्होंने संकल्प लिया, सत्याग्रह सभा के सदस्यों ने, कि हम किसी भी हालत में रॉलेट एक्ट का पालन नहीं करेंगे और इसके बदले अगर जेल भी मुझे जाना पड़े, दंड भी सहना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। सत्याग्रही ने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया कि मैं सत्ता से डरने वाला नहीं हूं, मैं इसके कानून का पालन नहीं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जेल ही क्यों ना भेज दो। तो सत्याग्रह सभा बनाया और सत्याग्रह सभा के सदस्यों ने यह निर्धारित किया कि चाहे जेल जाना पड़े, चाहे गिरफ्तार होना पड़े, लेकिन इस कानून का पालन नहीं करेंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह संघर्ष का नया रूप था। इस नए रूप में राष्ट्रवादी सक्रियता से आंदोलन में भाग लेते थे, न कि केवल भाषण और सभाएं करते थे। जैसे पहले हमने देखा था कि पहले के लोग क्या करते थे, केवल भाषण देते थे, सभाएं करते थे, लेकिन हम क्या करते हैं, वहां पर यह अब कुछ कर करके दिखा रहा है। यह कहता है कि भाषण सभा नहीं करेंगे, हम कुछ कर गुजरेंगे हिंसा रहित।
हिंसा से कर गुजरना एक अलग बात है, जैसा कि हमने क्रांतिकारियों को देखा, लेकिन क्रांतिकारियों का रास्ता सफल नहीं रहा। उसमें व्यक्तिगत बलिदान तो हो गया, लेकिन समाज को बदलने का जो हमने सीख लिया था वह समाज बदला नहीं। हमने व्यक्तिगत वीरता का प्रदर्शन कर दिया, हम आत्म बलिदान कर देते हैं। अभी देखेंगे कि जो धर्म समर्थित बहुत सारे टेररिस्ट समुदाय हैं वो भी यही करते हैं। उनके ऊपर धर्म का ऐसा नशा चढ़ा दिया जाता है, वो आत्मघाती हो जाते हैं। अब समझिए कि आपके शरीर में एक कील भी चुभ जाए, छोटा सा एक कील चुभ जाए, इंजेक्शन भी आप कोरोना का दिलाने गए होंगे तो आपको दर्द महसूस हुआ होगा, आप उससे भी डरते हैं, ना इंजेक्शन नहीं लेना है। वह व्यक्ति, वह मानव अगर अपने शरीर पर बम लपेट करके उड़ा लेता है खुद को, यह जानते हुए कि इसके बाद हमारे शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे, उसका मानसिक विकृति कितना अधिक बढ़ चुका होगा ये कल्पना कर सकते हैं। तो यहां पर यह सत्य जो आत्म त्याग है, क्या उससे समाज बदला? नहीं बदला। तो गांधी जी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं बदलेगा। बदलेगा जब हम सामूहिक रूप से संकल्प लेते हैं, जनता के साथ संकल्प लेते हैं, जनता को जोड़ते हैं। और जनता कभी हिंसा वाले भाग पर नहीं होती। एक बार जनता अहिंसक आंदोलन में चली जाएगी, हिंसा की बात होगी तो कभी भी जनता वहां पर खड़ी नहीं उतरती है। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक से अधिक साधारण जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक से अधिक साधारण जनता की तरफ मोड़ा। खादी पहनना इसी का प्रतीक था, क्योंकि खादी को घड़ों में ही सूत काट कर तैयार किया जाता था। खादी वस्त्र अभी भी नेताओं का पोशाक, एक तरह से गांधी जी के समय से ही यह राष्ट्रीय आंदोलन का पोशाक हो गया। क्यों खादी वस्त्र इतना लोकप्रिय गांधी जी ने करवाने की कोशिश की? क्योंकि खादी वस्त्र का जो धागा बुना जा रहा है वह घर घर में बुना जा रहा है। यानी अगर वस्त्र का निर्माण हो रहा है, उसे हमारे घर को सीधा रोजगार मिल रहा है। और गांधी जी यही चाहते थे कि बिना रोजगार के तो भाई हम बिना पैसे के तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए एक सर्टेन इनकम तो चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जो ब्रिटिश वस्तुओं को खरीदते हैं, ब्रिटिश कपड़ों को खरीदते हैं, उसके स्थान पर क्यों ना अपने ही महिलाओं के द्वारा अपने ही घरों में बुने हुए वस्त्र को पहना जाए। उससे आत्मनिर्भरता भी आएगी और ब्रिटिशों को इससे हानि भी होगी। इसलिए गांधी जी नियमित रूप से उठ करके सूत काटते थे, यानी चरखा चलाते थे। कहां पर? साबरमती आश्रम में। यह स्वदेशी की पहचान थी खादी। गांधी जी के आह्वान से जल्द ही खादी राष्ट्रवादियों की सामान्य पोशाक बन गया और गांधी जी स्वयं रोज सूत काटते थे चरखे पर। गांधी जी की पहल से पूरे देश में अभूतपूर्व जन जागरण आया। पूरे देश में हड़तालें, काम रोको अभियान, जुलूस, प्रदर्शन होने लगे। भारतीय जनता अब विदेशी शासन से होने वाले अपमान को सहने के लिए तैयार नहीं। गांधी जी ने इस रूप में जन जागृत कर दिया और बताया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई, क्या कर लेगा ब्रिटिश हमारा? ब्रिटिशों का ही कमर तोड़ देंगे जब उसके कपड़ों को नहीं पहनेंगे, उसके संस्थाओं का यूज नहीं करेंगे, उसके किसी भी वस्तु को हम वैल्यू ही नहीं देंगे, तो ब्रिटिश हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हम अपना खुद ही अपनी संस्था बना लेंगे। अपने वस्त्र को हमने जब बना लिया खादी के रूप में, तो अन्य चीजों को भी तैयार कर लेंगे। तो ब्रिटिशों से डरने की क्या जरूरत है? जो पहले ब्रिटिशों से एक भय हुआ करता था, अब धीरे धीरे जनता में भय समाप्त होने लगा और ब्रिटिशों के खिलाफ ये खुल करके आने लगे सामने। जलियांवाला बाग हत्याकांड लेकिन एक बड़ा बुरा सा हत्याकांड हो जाता है। गांधी जी की इस जागरूकता के कारण एक सरकार को देखते हैं कि अधिक आक्रामक हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड है। गांधी जी ने सरकारी अत्याचार के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को एक शक्तिशाली हड़ताल का आह्वान किया। जनता ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, परंतु सरकार ने इस प्रकार के प्रदर्शन का कठोरतापूर्वक दमन करने का निश्चय किया। इसी सरकारी निश्चय का परिणाम था कि सरकार ने पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग मैदान में 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी भीड़ पर भारी गोलाबारी कर दी, जबकि यहां के लोग केवल वैशाखी त्योहार मनाने के लिए उपस्थित हुए थे 13 को। ठीक है, फिर हम देखते हैं इस गोलाबारी में हजारों लोग मारे जाते हैं, हजार लोग मारे जाते हैं। जलियांवाला बाग को देखेंगे तो वहां पर एक ही गेट हुआ करता था। बाग तो यानी मैदान तो बड़ा था, लेकिन चारों तरफ बिल्डिंग बने हुए थे। वहां से निकलने का एक ही रास्ता था, बीच में एक कुआं था। उसी रास्ते पर तोप लगा दिया, सैनिकों को खड़ा कर दिया और सैनिकों को चारों तरफ से घेर करके, मतलब सैनिकों ने चारों तरफ से घेर करके जो भीड़ थी बिना चेतावनी के उस पर गोलीबारी की। हजारों लोग मारे गए। बहुत सारे लोग तो उस कुएं में कूद गए बचने के लिए, लेकिन एक दूसरे पर कूदते गए तो बहुत सारे, मतलब कुआं जो है लाशों से पट गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना बुरा होता है। इस गोलाबारी में हजारों लोग मारे गए। इस गोलाबारी के लिए उत्तरदायी अधिकारी जनरल डायर था।
जिसने इस भीड़ को बिना चेतावनी दिए और एकमात्र निकासी द्वार को प्रतिबंधित कर तब तक गोलियां चलाई जब तक कि गोलियां समाप्त नहीं हो गई। इसके पश्चात पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। पंजाब की इस क्रूरता ने एक तरफ लोगों को भयभीत किया तो दूसरी तरफ लोगों को एकजुट बनाने का भी कार्य किया। पंजाब में जिस प्रकार से क्रूरता का प्रदर्शन किया सरकार ने, लोग थोड़े भयभीत हो गए, लेकिन लोगों ने कसम खा लिया कि अब इस अत्याचारी सरकार के आगे तो बिल्कुल नहीं झुकेंगे। तो लोग भयभीत भी होते लेकिन एकजुट भी हो जाते। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था इसी हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, इसका इन्होंने विरोध कर दिया। फिर हम देखते हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 तक आपका प्रारंभ होता है। थोड़ी सी झलक इसको लेंगे। वैसे असहयोग आंदोलन के बारे में पूरा विवरण लेना ठीक मतलब आज संभव नहीं हो पाएगा, शायद क्लास लंबा चल रहा है तो मैं उसको कल कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इसकी भूमिका को थोड़ा सा देख लेना जरूरी होगा कि ब्रिटिश शोषण के खिलाफ संपूर्ण देश में जन जागरूकता बढ़ रही थी, जिससे विभिन्न वर्गों के मध्य एकता बढ़ाने का भी कार्य किया। इस काल में अत्याचार के कारण हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर आ चुकी थी। इसे दो उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। इसको मैं रुक करके समझाता हूं। इस काल में जो अत्याचार बढ़ रहा था उसमें हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ रही थी। दो उदाहरण देखिए। जामा मस्जिद दिल्ली में है, जो जामा मस्जिद है वह दिल्ली में है, तो दिल्ली के जामा मस्जिद में मुसलमानों के द्वारा अजान दिया जाता है, लेकिन यहां पर मुसलमानों ने कहा कि यह हिंदुओं का भी जगह है। और उसने कहा, उस समय जो हिंदू नेता आर्य समाजी थे स्वामी श्रद्धानंद, उसको भी कहा कि आप यहां से आकर के अपना संबोधन कीजिए, जामा मस्जिद से संबोधन कीजिए। आप समझिए कि एकता की एक पराकाष्ठा दिखाई देती है। ये बात अलग है कि बाद में एक कट्टरपंथी ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी, ये बात अलग है। लेकिन जामा मस्जिद में जहां की मुस्लिमों का ही अधिकार है, उसने वहां पर जाकर के कहा श्रद्धानंद को, स्वामी श्रद्धानंद को, आइए आप यहां से भाषण दीजिए, कोई हिंदू मुस्लिम दो नहीं। फिर उन्होंने कहा जो सिख धर्म के लोग हैं उन्होंने पवित्र स्वर्ण मंदिर का चाबी मुसलमान नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सौंप दिया। कहा कि यह स्वर्ण मंदिर आपका है भाई साहब। मुस्लिम नेता है, उनको कहा कि स्वर्ण मंदिर आपका है, मेरा नहीं, आप चलाइए। ये क्या दिखाता है? हिंदू मुस्लिम एकता की पराकाष्ठा दिखाता है। अब हुआ कैसे? यहां पर यहां एक लाइन दिया हुआ है कि जिस प्रकार से जन जागरूकता बढ़ रही थी और जिस प्रकार से ब्रिटिशों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, उसने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का कार्य किया। कैसे? अब देखिए, ब्रिटिशों ने ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, उसने तो जो भी जनता मिली उसको उसने पकड़ लिया और पकड़ करके उसको एक ही जेल में ठूस दिया, एक ही जेल में बंद कर दिया, एक ही रस्सी में हिंदू मुसलमानों को बांध दिया। अभी तक समाज में भेद फैल चुका था, एक दूसरे से लोग परहेज करते थे, खान पान में परहेज करते थे उस समय भी। तो यहां पर जब एक ही जेल में है तो भैया एक ही गिलास से पानी भी तो पीना पड़ेगा ना, एक ही थाली में खाना भी तो खाना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने तो अत्याचार किया, लेकिन उसमें हमने क्या देख लिया? अवसर ढूंढ लिया। जब हिंदू मुसलमान एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, एक ही गिलास से पानी पी रहे हैं और इससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा लोगों पर, तब इनके मन में समझ में आया कि धार्मिक कट्टरता किसी काम का नहीं है। धार्मिक कट्टरता लेकर के क्या करेंगे? अभी अगर हम एक ही थाली में बैठ के खा रहे हैं तो कौन सा मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया और कौन सा मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो गया? ये धर्म जो है बांटने का काम, इस प्रकार का धर्म बांटने का काम कर रहा है। तो जो ये भाव उत्पन्न हुआ, जैसे एक ही रस्सी में सबको बांध दिया गया, तो जब मुसलमान हिंदू साथ पीठ में पीठ सटा के बैठे तो कहां किसी का धर्म भ्रष्ट हो गया भाई? ये लोगों ने सोचा ब्रिटिशों के अत्याचार के कारण। इससे भी एक जो दुराव था समाज में, वह एकता में बदलती चली जाती है। इसलिए यहां कहा गया है कि एकता बढ़ाने का काम किया। इस काल में ब्रिटिश अत्याचार के कारण हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर पहुंची। दो उदाहरण हमने दिया कि जामा मस्जिद से हिंदू नेता को भाषण देने के लिए बुलाया गया, सिखों के स्वर्ण मंदिर का चाबी सैफुद्दीन किचलू को दे दिया गया। इसी एकता के माहौल में खिलाफत का मुद्दा उभर करके सामने आता है। खिलाफत खलीफा शब्द से बना हुआ है। खिलाफत का मुद्दा भी उभर कर सामने आया, जो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत ब्रिटेन और उसके सहयोगी राष्ट्रों ने तुर्की पर अधिकार करके उसके विभाजन को प्रोत्साहित किया और उससे थ्रेस क्षेत्र का बड़ा भाग छीन लिया।
ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब पढ़ेंगे तब इसका व्यापक परिप्रेक्ष्य आपको सामने आएगा कि किस प्रकार से सैब्रे की संधि होती है और किस प्रकार से तुर्की की स्थिति क्या थी। तुर्की का मतलब जिसको अभी वर्तमान में देश आप तुर्कीय कहते हैं, वो असल में तुर्कीय नहीं था, वह एक तरह से उस्मानिया साम्राज्य हुआ करता था, जिसको हम अंग्रेजी में ओटोमन साम्राज्य कहते हैं। तो अभी वो परिप्रेक्ष्य शायद समझ में आपको नहीं आएगा। सिर्फ यह समझिए कि तुर्की का जो सुल्तान हुआ करता था वह मुस्लिम धर्मगुरु का खलीफा माना जाता था। खलीफा कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो दूसरे सबसे बड़े धर्मगुरु हैं उनको खलीफा कहा जाता था। तो यहां कहा गया कि वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत ब्रिटेन तथा उसके सहयोगी राष्ट्रों ने तुर्की पर अधिकार करके उसके विभाजन को प्रोत्साहित किया और उससे थ्रेस का बड़ा भाग छीन लिया। मुसलमान तुर्की के उस्मानिया शासक को अपना खलीफा मानते थे, खलीफा यानी धर्मगुरु मानते थे। भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिशों के इस कदम को अपने खलीफा के प्रति अन्याय माना, हालांकि बेवजह था, लेकिन चलो उन्होंने कहा कि हमारे खलीफा के साथ आपने नाइंसाफी की है, और ब्रिटिश यहां के शासक थे। इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए कुछ नेता सामने आते हैं, जैसे मोहम्मद अली को देखेंगे तथा शौकत अली जैसे अली बंधु थे, यानी इनको दोनों मिलाकर के हम अली बंधु कहते हैं। फिर देखते हैं मौलाना आजाद है, वही अबुल कलाम आजाद है, हकीम अजमल खां है, हसरत मोहानी जैसे मुसलमान भी इसके खिलाफ में आते हैं। इन्होंने कहा अंग्रेजों को, अब अंग्रेजों से क्यों कहा जा रहा है अंग्रेजों को? क्योंकि यही अंग्रेज जो खलीफा के प्रति अन्याय कर रहे हैं वही अंग्रेज भारत में भी शासन कर रहा है, इसलिए उनके खिलाफ जाना। अब ये ब्रिटेन जाकर के तो नहीं करते ना, अगर यही ब्रिटिश ब्रिटेन से ही केवल शासन कर रहा होता और खलीफा के प्रति अन्याय करता तो भारत के लोग ब्रिटेन तो जाते नहीं। लेकिन इनके लिए आसान था कि ब्रिटेन की सत्ता भारत में भी तो है 1857 के बाद, इसलिए इन्होंने ब्रिटिशों के ऊपर एक प्रकार से यह आरोप लगाया कि आपने मेरे धर्मगुरु के खिलाफ आपने क्या कर दिया? अन्याय कर दिया है, आपको यह अन्याय वापस लेना चाहिए। हालांकि यह केवल ब्रिटिश देन नहीं थी, ब्रिटिशों के द्वारा केवल तुर्की का विभाजन नहीं किया गया था, बल्कि मित्र राष्ट्र के द्वारा जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था उसमें यह निर्णय लिया गया था। तो केवल ब्रिटिशों का इसमें योगदान नहीं था। लेकिन भारतीय मुसलमानों ने कहा कि ब्रिटेन को यह माननी चाहिए बात कि खलीफा के जो अधिकारों में कटौती हुई है उस अधिकार को फिर से बहाल किया जाए। इस बात को लेकर के यहां पर इन सभी नेताओं ने एक आंदोलन चलाने का निश्चय किया। एक समिति बनाई जिसको हम कहते हैं अखिल भारतीय खिलाफत समिति बनाई। इस समिति के द्वारा देशव्यापी आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। साथ ही यह भी निश्चय किया गया इस आंदोलन के साथ कांग्रेस को भी जोड़ा जाए ताकि सरकार पर बेहतर प्रभाव स्थापित किया जा सके। अभी सभी मुस्लिम नेता हैं, लेकिन मुस्लिम नेता को यह लग रहा है कि शायद मेरी बात सरकार के ऊपर उतना दबाव ना डाल पाए। अगर हम कांग्रेस को भी जोड़ लेते हैं, गांधी जी को भी जोड़ लेते हैं, तो गांधी जी तो सत्याग्रह चलाने में बड़े माहिर हैं, हो सकता है कि मेरी बात और प्रभावी हो जाए। इन लोगों ने प्रस्ताव किया कि गांधी जी को भी जोड़ लेते हैं, कांग्रेस को भी जोड़ लेते हैं। इस समय तिलक और गांधी जी प्रभावी थे। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो चुकी है, तो तिलक को भी लगा कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का बहुत अच्छा मौका है। और गांधी जी को भी ऐसा लगा कि अगर हम हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे मुद्दे पर भले वो धार्मिक मुद्दा क्यों ना हो, हमें साथ देना चाहिए। इसलिए कांग्रेस भी नजदीक आ जाती है। इस समिति द्वारा नवंबर 1919 की बैठक में सरकार से असहयोग का निर्णय लिया जाता है और खिलाफत आंदोलन में सहयोग के प्रस्ताव को गांधी जी और तिलक हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देख रहे थे। इनको लग रहा था कि अगर हम मुस्लिमों का समर्थन करते हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम एक हो जाएगा। इनका मानना था कि ऐसे अवसर पर अगर कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का साथ देती है तो मुसलमानों को भी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने का अवसर मिल पाएगा। कभी कभी हम देखते हैं कांग्रेस की, गांधी जी की इस बात के लिए आलोचना की जाती है। इनफैक्ट उस समय मुस्लिम लीग के नेता और कांग्रेस के नेता दोनों थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके द्वारा मानते हैं कि हम पाकिस्तान को अलग किया गया, तो जिन्ना ने भी कहा कि आप गलत जा रहे, धार्मिक मुद्दे को हमें राजनीति में नहीं मिलाना चाहिए। खिलाफत का मुद्दा विशुद्ध धार्मिक मुद्दा है, तो हम धर्म के मुद्दे को क्यों मिलाएं? लेकिन गांधी जी का उद्देश्य क्लियर था। उन्होंने सोचा, या तिलक जी का उद्देश्य क्लियर था, उन्होंने माना कि अगर हम ऐसे भावनात्मक मुद्दे पर साथ देते हैं तो सब लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा और मुस्लिम वर्ग को भी स्वराज के साथ जोड़ा जा सकेगा। तो देश की अन्य जनता अपने कारणों से सरकार से असंतुष्ट थी। अतः जून 1920 में इलाहाबाद में एक सर्वदलीय आयोजन होता है और जिसमें निर्णय लिया गया कि खिलाफत के मुद्दे के साथ
सरकार द्वारा पंजाब में हुई ज्यादती, पंजाब में कौन सी ज्यादती हुई थी? वही जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला। यहां सर्वदलीय सम्मेलन जो जून 1920 में इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद मतलब वर्तमान प्रयागराज, उसमें निर्णय लिया गया कि खिलाफत के मुद्दे के साथ सरकार द्वारा पंजाब में की गई ज्यादती को लेकर 31 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा गांधी जी के नेतृत्व में। ऑब्वियस, किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में यहां पर किया जाएगा। और फिर यही था आज का, यही तक हम लोग देखेंगे। इसके बाद कल मैं आऊंगा तो असहयोग आंदोलन को फिर कंटिन्यू करूंगा। आशा करता हूं कि बातें कुछ हद तक आपने समझी होगी, लेकिन जो पीडीएफ आपको शेयर किया गया है या जो पीडीएफ आपके मैटर के साथ ऐड होकर के अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, उसको अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा। थोड़ा कहानी था इसमें, कहानी को लिख करके पढ़ाना संभव नहीं था, क्योंकि कहानी लिखते फिर समझा नहीं पाते तो इतना समय शायद ना दे पाते एक एक शब्दों के ऊपर, जितना समय मैंने सत्याग्रह वगैरह को समझाने में दिया है। इसलिए पीडीएफ का वहां पर प्रयोग करते हैं जरूर जहां की मौका रहता है। ये मौका था आपके लिए कि आपने, आशा में रखूंगा कि शायद आपने अच्छे से समझा होगा। ये मैप मैं रोज साथ में लाता हूं, क्लियर मैप है, ताकि आपको दिखाया जा सके। कभी मुझे रेफरेंस लेना पड़ता है तो मैं इसका रेफरेंस लेकर के आपको समझा सकूं। ठीक है, डाउट क्लियर कर दीजिए। गांधी जी ने धर्म को राजनीतिक विषय कहा था क्या? राजनीति का विषय कहा था। देखिए, धर्म की परिभाषा अलग है शिवांगी, उस धर्म के रूप में नहीं है। क्या है, राम राज का सिद्धांत भी करा देंगे। ठीक है एकलव जी, मौका मिलता है तो उसको भी करवा देते हैं। राम राज्य का क्या मतलब है आप ये समझिए, थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं 1 मिनट में आपको डील करता हूं। राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम जो है भगवान राम, उसी से राम राज्य निकला हुआ है। राम राज्य का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य जहां पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। सिंपल सी बात, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे? राम राज्य कहेंगे। गांधी जी ने यह नहीं कहा कि राम का राज्य स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा, जैसे कि अन्य भी नेताओं ने कहा कि हमें वेदों की तरफ जाना चाहिए, वेदों की ओर लौटो। वो वेद पढ़ने नहीं कह रहे थे, असल कह रहे थे कि वैदिक काल में जिस प्रकार से आर्थिक सामाजिक समानता थी, उसी प्रकार की समानता को हमें लागू करना। तो गांधी जी ने कहा राम राज्य को लागू करना है। इसका मतलब है कि हम एक ऐसे समाज की तरफ जाएंगे जो समाज किसी भी तरह से संसाधनों के असमान बंटवारे को बर्दाश्त नहीं करेगा या किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं सहन करता होगा। यानी एक अवधारणा आप यहां पर भी जान लीजिएगा, शायद पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। एक शब्द आता है आपका साध्य और साधन, एंड से एंड मीन्स कहते हैं। साध्य और साधन की पवित्रता, साध्य और साधन। राम की जब हम बात करते हैं, राम के आगे एक और शब्द आता है मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी ऐसा व्यक्ति जो मर्यादित है और पुरुषों में सबसे उत्तम है। यानी ऐसा व्यक्ति जो प्रभावी है, ताकतवर है, लेकिन हमेशा वह मर्यादा में रहता है। मर्यादा में कौन रहेगा? वही रहेगा जो जिसके कथनी और करनी में अंतर नहीं रहेगा। दूसरा, जो साध्य है उसका कि हम एक ऐसे समाज की बात निर्माण करेंगे जहां पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, तो उसका साधन उचित होगा। हिंसा के माध्यम से हम अहिंसक समाज का निर्माण कभी नहीं कर पाएंगे। तो एक अवधारणा यहां पर यह भी जुड़ जाती है गांधी जी के साथ कि वह साध्य और साधन की पवित्रता में विश्वास करते थे। राम राज्य साधन और साध्य की पवित्रता में विश्वास करता दिखता है। राम राज्य में आप देखेंगे एक कहानी है, वैसे आलोचना भी की जाती है धार्मिक तौर पर, कि एक व्यक्ति ने कह दिया, वैसे माना जाता है कि यह स्त्रियों के डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ा हुआ है। जो मार्क्सवादी व्याख्याकार हैं वो कहेंगे, धार्मिक लोग नहीं कहते। तो जैसे कहा कि किसी एक ने कह दिया कि दूसरे घर में रही हुई स्त्री को राम ने स्वीकार कर लिया, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। कहीं पर रामायण में आपने सुना होगा, यह परिप्रेक्ष्य बताया गया है। और इसी आधार पर भगवान राम ने सीता जी का त्याग कर दिया था और सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में जाकर रहना पड़ा था। अब रामायण तो गजब का चीज है। अब देखिए, भगवान वाल्मीकि को हम प्रमुख रोल निभाते देखते हैं और एक राजकुमारी का संरक्षण करते देखते हैं। एक राजकुमार का जन्म उनके आश्रम में होता दिखता है। तो भला जाति भेद उस समय तो नहीं था,
इससे बढ़िया उदाहरण तो कोई हो नहीं सकता है कि एक क्षत्रिय परिवार की बधू अपने बच्चे को जन्म देती है वाल्मीकि जी के आश्रम में, एक ऋषि के आश्रम में जाकर के जन्म देती है। तो यहां पर एक परिप्रेक्ष्य अगर देखें भगवान राम के साथ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम जब कहते हैं तो एक आपकी आलोचना की जाती है कि आपने सीता माता को क्यों त्याग दिया था। तो यह जन सामान्य की भावना के सम्मान की बात से भी इसे जोड़ा जाता है। यह नहीं जोड़ा जाता है, बहुत सारे लोग कहेंगे जो आधुनिक नारीवादी आंदोलनकारी होंगे वो कहेंगे भगवान राम ने बड़ा गलत किया सीता माता के साथ, कोई ऐसे किसी को घर से बाहर निकालता है। लेकिन यहां बात उसकी नहीं थी, बात थी जन सामान्य के आकांक्षाओं को याद रखने की या उसको ध्यान देने की। कुछ बातें समय के साथ बदलती भी रहती है, जो बातें पहले नैतिक हो सकती थी, हो सकता है अब वो बातें नैतिक नहीं रही हो, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा आपको। धार्मिक ग्रंथ भी बदलते रहते हैं, धार्मिक ग्रंथ का परिप्रेक्ष्य भी बदलता रहता है। लेकिन भगवान राम ने प्रयास किया कि कथनी करनी में भेद ना किया जाए और साध्य और साधन की शुद्धता पर हमेशा विश्वास किया जाए। राम राज्य का यह दोनों आधार बनता है गांधी जी की नजरों में, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भेदभाव तथा अन्याय नहीं चाहता, बिल्कुल ठीक है शिवांगी। तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई क्लास को समझने में, सत्या आपने बहुत ही क्या ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई समझने में? आज थोड़ा मैंने पीडीएफ का प्रयोग किया क्योंकि ये कहानी थी, अगर पीडीएफ का नहीं प्रयोग करते, यही बातें लिखने लगते तो शायद वो इफेक्ट उत्पन्न नहीं होता, जो मैं अधिक समझाना चाह रहा था वह इफेक्ट उत्पन्न नहीं होता। तो जहां पर मैं जरूरत होगी, मैं मान के चलता हूं कि आपने सारी बातें अच्छे से समझी होगी, और कुछ बातें अगर कंटेंट के रूप में नहीं समझी होगी तो उसको आप दोबारा रीरीड कर, मतलब दोबारा पढ़ लेंगे तो बातें वो समझ में आ जाएगी। तो जहां जरूरत होगी इस टाइप के कहानी को बताने के लिए वहां मैं पीडीएफ का प्रयोग कर लूंगा। हालांकि पीडीएफ बनाना सरल नहीं होता है, क्योंकि पीडीएफ एक्स्ट्रा मेरे ऊपर बोझ डालता है कि ऐसे मैं लिख करके बोलता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा, तो वो मेरे लिए आसान हो जाता है। पीडीएफ का मतलब होता है कि जितने देर में मैं पढ़ा रहा हूँ उतने देर में मैं फिर से पीडीएफ को लिखूंगा, मैंने पहले लिखूंगा, फिर टाइप करवाऊंगा या खुद करूंगा, फिर उसको पीडीएफ में ढालूंगा, फिर देखते हैं कुछ लाइन भी गलती रह जाती है, तो वो सब सारी बातें होती है, उसमें 3-4 घंटे का और समय लग जाता है। लेकिन कोर्स भी समय से समाप्त करना है, समझाना भी आपको बेहतर तरीके से, इसलिए पीडीएफ का प्रयोग करते हैं और आशा ये करते हैं कि आप भी थोड़ा सा समझ करके चलेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ समझ में आ गया। तो इसी तरह से हम आगे भी प्रयोग करेंगे पीडीएफ का। चलिए, आज के लिए इजाजत दीजिए, मैं कल फिर मिलता हूं। कल आपका फ्राइडे है, फ्राइडे एंड सैटरडे भी क्लास होगी। इस बार तो आपका क्लास डिस्टर्ब नहीं हो रहा है क्योंकि जो मैराथन मैंने लगाया हुआ है वह संडे को लगा हुआ है। तो लेकिन कभी भी अगर बीच में मैराथन आ जाता है तो शायद उस दिन क्लास, हालांकि शायद ऐसा है नहीं, एक आध दिन की बात होगी, शायद उस दिन क्लास तब तक खत्म भी हो चुका होगा। चलिए, जैसा भी होगा मैं सूचित कर दूंगा। अभी कोई क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं है, सैटरडे तक आपकी क्लास इसी तरह से चलेगी। बाय एंड टेक केयर।